प्रणव अन्ना आ गए हो? सोहम तुम आ गए हो क्या? हाँ सर। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, जल्दी इस वीडियो ऑन करो। आंखें तरस गई ये शक्ल देखे। हम्म। अन्ना का जूम अपडेट हो रहा है। सही कह रहा, मेरा भी 2 दिन पहले अपडेट हो रहा था। तो कहाँ हो सोहम? अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, तुमको तो आईटी ने कुछ चेंज ही नहीं किया, लड़की वजन ही नहीं बढ़ा कुछ। सोहम, कह रहा हूँ तुम्हारा कुछ तो कुछ वजन ही नहीं बढ़ा। आवाज म्यूट पर हैं आप। आप म्यूट पर हैं। हाँ सर, आवाज आ रही है। हाँ, जब बोलोगे गुरु तो आता है। ये बहुत महंगा फोन है। इसमें अच्छा। अभी ये फैसिलिटी ऐसे ही है कि तुम बोलोगे तभी आवाज आएगी। कैसे हो सोहम? सर बढ़िया हो सर, आप बताओ। यार तुम्हें देख करके तबीयत हरी हो गई। मजा आ गया। आप मुझसे लोग बोलते ना कि तुम्हारे पास क्या है। मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं अपने बच्चों को कभी भी मिल सकता हूँ, भले वो हाँ। कितने भी बिजी हो। आई एम सो हैप्पी। हम लोग बहुत क्विक चैट में डिसाइड हो गया कि आज मिलते हैं। एक्चुअली मैं तुझे बहुत मिस कर रहा था। लास्ट टाइम भी अन्ना आया था और तुम नहीं आ पाए थे सर। अच्छा सर, वो आपसे मिलने आया था। नहीं, एक बीच में और आई थिंक हम लोग क्विकली एक दिन, नहीं तुम था तब ना। लास्ट टाइम जूम पे तो थे। हाँ। हाँ, जूम पे थे। तो जो लोग नहीं जानते हैं, ये भाई साहब लोग अपनी मेहनत से रैंक निकालते हैं। इन्होंने अपना रैंक छपवाया था। इनका रैंक सुनो। इनका रैंक था AIR 2222। बराबर बोला ना लड़के? हाँ सर। दो न्यूमरोलॉजी चार के बार। हिसाब से चारों दो इवन नंबर। लाइफ में कुछ भी ऑड नहीं होना चाहिए, सब कुछ इवन होना चाहिए। इन्होंने मैसेज लाउड एंड क्लियर बोला था। और ये अभी आईआईटी चेन्नई में है। मेरी जानकारी अगर सही है तो मैकेनिकल में है। हाँ सर, मैकेनिकल। तो मतलब आपने डिपार्टमेंट चेंज करने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब आपको मैकेनिकल जम गई। हाँ सर। ओके। प्रणव अन्ना आ चुके हो क्या आप? यस सर। भाई साहब वीडियो ऑन करो। हाँ, एक मिनट। तो ये सोहम बड़े मेहनती बच्चे हैं। इनके बारे में मैं कुछ ऐसे मोनोलॉग बोलना चाहता हूँ कि अ, जैसे बहुत फाइटिंग स्पिरिट होता है बच्चों में। देखो, जेई में जाने के लिए ये सारे तो स्पिरिट होने ही चाहिए, सब में ही होते हैं। लेकिन जो इनमें बहुत यूनिक थी, क्या होता है ना, जब आप जेई के बहुत करीब पहुंच जाते हो, मेंस वेंस हो जाता है, मेंस के पहले तक आप काम कर रहे होते हो, डर इतना ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन अगर तुम्हारा गलती से मतलब अच्छी बात है, अगर आपका 99 क्रॉस हो गया मेंस में, उसके बाद भयंकर डर लगता है। क्योंकि आपने पहला झंडा गाड़ दिया है। अब आपके पेरेंट ये नहीं बोल सकते, अब अपने आप पेरेंट को तुम ये नहीं बोल सकते हो कि तुम्हारा बच्चा बेवकूफ है। 99 तो लाया है ना लड़के ने। तो उसके बाद लगता है भयानक डर। फिर ये पेरेंट्स को लगता है कि उनकी आंखों में दिखता है, चमक दिखता है, उनको लग रहा है कि अब बस अ, अगला प्राइम मिनिस्टर अपना लल्ला होने वाला है। गलत नहीं है। बचपन से ही उनको इस चीज की आदत है। बच्चा तो रॉकस्टार है ही है। बट अभी अभी बच्चे को गरम गरम पता चला है कि ये एक्सपेक्टेशन कैसी चीज होती है। तो उस समय क्या होता है, मेन से एडवांस के बीच में अगर आपने 99 क्रॉस कर रखा है, तो आप खुद उसके बाद अगर एडवांस के किसी एक टेस्ट में मार्क्स हियर एंड देयर हो जाए, तो गुरु उस टाइम पे जो फीलिंग आती है, उसको न किसी किताब में लिखा गया है, ना ही किसी वेद पुराण में लिखा गया है, ना ही कोई लोग इस पर बहुत चर्चा करते हैं। उस समय लगता है भयंकर डर। और ये सही है कि बच्चा आईआईटी निकल जाएगा, लेकिन बच्चे को उस समय किसी एक खराब स्कोर के चश्मे से देखता है तो उसे लगता है मेंस में गलती से निकला है, एडवांस कैसे करेगा। ये एक रॉकस्टार बच्चा था। और मुझे याद है कि कितने सारे क्वेश्चन में कितने सारे अमेजिंग मेथड बताता था। मतलब पूरे बैच में सन्नाटा रहता था। मैंने इनको प्रणव वाले बैच में डाला था, लेटर हाफ में। और मतलब उस बैच में प्रणव तो क्रूज कर ही रहा था ना।
कि क्वेश्चन दो और झपट पड़ता था। वो ये भी बताता था कि साहब इसको इस बुक में इस पेज पर ऐसा लिखा है। तो ही हैज लगभग 200-250 टीबी का मेमोरी था लड़के का। और अन्ना का मैथ्स बहुत अच्छा था। उसमें मेरा कोई योगदान नहीं। उसका सरनेम है प्रणव रामानुजम। तो आप समझ लो, मैं सिर्फ बहती गंगा में हाथ धोया है मैंने। और उसके बाद ये लड़का सोहम उसके बैच में आता है और किसी खतरनाक क्वेश्चन में अचानक से एक यूनिक जवाब लेके आता था। अब बड़ा यूनिक था, मतलब मैं आज भी इसको मिस करता हूँ। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ आता था। बाकी टाइम जब मैं इसको काम देता था ना, तो उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिखता था, लेकिन जब वो कोई खतरनाक क्वेश्चन है, कोई नहीं कर पा रहा, सब सर खुजा रहे हैं, उसमें अचानक से एक आवाज आता था कि मैंने ऐसा किया। अरे भाई साहब, वो आवाजें गुरु बहुत बहुत गूंजती हैं कानों में। दिल जीत लेते हो। हमने तुमको कितनी बार सपने में देखा है सोहम, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अन्ना के साथ, और फिर तुम्हारी एंट्री होती है उसमें। तो लव यू बॉय। इसीलिए हम तुमको बहुत दिनों से मिस कर रहे थे, बहुत दिनों से ढूंढ रहे। रोज सुबह उठते थे, ये प्लान करते थे कि आज बात करेंगे और मिलेंगे, और फिर किसी अपने काम में। तुम लोगों की वजह से, तुम लोग का इतना अच्छा रिजल्ट आता है, तो फिर दूर दराज के भी बच्चे आने लगे हैं। तो तुमने एक गरीब आदमी को थाने से उठा करके नेशनल बना दिया। तो अभी ये तो तकलीफ रहेगी कि सुबह प्लान करो और शाम तक भूल जाओ कि क्या प्लान किया था। बादाम खाना भी भूल गए हैं, याद ही नहीं रहता। तो सेकेंड बॉय इज अ प्रणव रामानुजम। जो लोग मुझसे पढ़ते हैं उनको पता है कि प्रणव रामानुजम कौन है ना। और ये आज नहीं, आने वाले 100 सालों तक अगर जिंदा रहा तो लोग जानेंगे। तो ये है रॉकस्टार प्रणव। मैं इसको प्यार से अन्ना बुलाता हूँ। मैंने बता दिया कि उसमें मैथ्स जो भी काबिलियत थी उसमें मेरा कोई योगदान नहीं था। उसका सरनेम ही मैजिशियन था। और हाँ, इसकी बड़ी बहन भी, फॉर्चुनेटली मैं भी उसकी जर्नी का पार्ट था। और वो आईटी चेन्नई में है। वो भी उतनी ही रॉक स्टार है जितनी है, जितना ये। एंड दोनों को पढ़ा करके मैंने, पढ़ाना तो नहीं लेकिन पेरेंटिंग कैसे करते हैं ये सीख गया। हाउ टू बी एन अमेजिंग पेरेंट। मम्मी को बोलो इस पे किताब लिखे लड़के, बेस्ट सेलर होगी। किसी भी कोचिंग का रिजल्ट 2-5% हो सकता है, 10% हो सकता है। इवन आईआईटी का ही रिजल्ट देख लो, 14 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से 2.5 लाख फिल्टर करते हैं, फिर उसमें से 10,000 निकलते हैं। तो अगर 2.5 लाख वर्ष 10,000 ही देख लो, तो परसेंटेज काउंट कर लो। मेरे यहाँ का थोड़ा ज्यादा होता है, मेरा मैक्सिमम बच्चे निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस फैमिली के रिजल्ट से पीछे हूँ, क्योंकि 2 बच्चे थे, दोनों आईआईटी पहुंच गए। 100% इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो प्रणव रामानुजम, एंड इनका रैंक था 1222। इन दोनों ही बच्चों को 2 से बहुत प्यार था। इन्होंने रैंक में भी उसकी झलक दिखाई। और दोनों पुणे से हैं। और अगर मेरी इंफॉर्मेशन सही है तो 11th 12th में साथ थे, शायद बचपन से भी साथ में हो। हाँ, अच्छा, बचपन से साथ में हो। कोचिंग अलग था बट 11 12 में। हाँ, स्कूल सेम वाला ही था। अच्छा, मतलब यू यू बोथ स्टार्टेड फ्रॉम सेम स्कूल। हाँ सर। हाँ। गुरु, इसका मतलब तो और आईआईटी चेन्नई भी सेम हो गया। इससे हाँ। इशारा लग रहा है गुरु तुम दोनों का एक ही घर में शादी होगा। बट थोड़ा आगे पीछे कर लेना, मतलब कन्या सेम नहीं होना चाहिए। इतना ज्यादा में, इतना कैसे कॉमन हो गया लड़के। और तुम दोनों का मैथ्स बहुत खतरनाक है। काफी सिमिलरिटी है गुरु। 36 के 36 गुण मिल रहे हैं तुम्हारे। ओके। सो पहला क्वेश्चन, मैं अपने बकवास में बिजी हो गया था। बकवास नहीं, मतलब मैं दिल की भड़ास निकाल रहा था। तुम्हारे बारे में बोलने का बहुत मन कर रहा था। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं तुम लोगों से पूछना चाहूंगा, कैसे हो। बढ़िया सर। ठीक हो सर। और अभी क्या चल रहा लाइफ में। तो पहले चेहरे की, सोहम ने ज्वाइन किया मीटिंग, तो वही वही पहला बताना आंसर चाहिए। देगा। ओके। सोहम, तुम क्या कर रहे हो आजकल, मतलब तुम्हारे चेहरे की हंसी बता रही है कि पेट भरा हुआ है और तुम घर पे हो, आईआईटी कैंपस में तो नहीं हो। सर अरे सर कैंपस में ही तो हूँ। कैंपस में हो। हाँ सर। तो तू बोल रहा था छुट्टी है बे लड़के। नहीं सर, प्रणव की छुट्टी है, वो घर पे बैठा है, मैं कैंपस में हूँ। अच्छा। ओके।
तो कैसे दोनों लोगों का ब्रांच अलग अलग है इसलिए छुट्टी नहीं, अलग अलग वो होगी? नहीं सर, मेरा एक्स्ट्रा क्लब का करिकुलर काम है। होता ओके, तो तुम्हारा कौन सा एक्स्ट्रा करिकुलर है? सर मैंने एक मार्स रोवर टीम ज्वाइन की है, तो वो ओह, रोवर बनाने के लिए। ओके ओके, ग्रेट मैन। ऐसा मतलब सेकेंड ईयर से मिल जाता है क्या ये? हाँ सर, मतलब फर्स्ट ईयर के एंडिंग में ही एप्लीकेशंस आते हैं, हम्म। और सेमेस्टर और मतलब फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद उनका लर्निंग पीरियड स्टार्ट होता है फिर, तो छुट्टी में ओके बुलाते हैं वो। ओके ओके, तो एग्जैक्टली उसमें तुम्हें करना क्या होता है सर एक अभी, इस मतलब अभी कॉम किस स्टेज पे हो आप? सर मेरा मेरा जॉब तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर का है उसमें, हम्म। तो उसका लर्निंग मेरा चालू है अब। कंपटीशन होता है एक इंटरनेशनली, तो सारे यूनिवर्सिटीज एक मार्स रोवर बनाते हैं और टास्क रहते हैं, वो ओके। कंप्लीट करके पॉइंट्स लाते हैं। हम्म। ओके, तो ये आपने ये डिपार्टमेंट चूज किया या वहां से, मतलब ऐसा उन्होंने खुद डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? नहीं सर, मैंने खुद से चूज किया। ओके, तो तुम्हें ऐसे कैसे समझा कि मुझे ये ज्यादा अच्छा लगेगा? तो ऐसे आके पता चला कि सर सॉफ्टवेयर में ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे, और मैक से। तो वैसे ऑप्शन था, मतलब रोवर के लिए ऑप्शन था। मैकेनिकल मॉड्यूल होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल होता है, और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर मॉड्यूल होता है। तो एप्लीकेशन के टाइम मैक चूज कर सकते हैं या इलेक्ट सॉफ्टवेयर, मैंने इलेक्ट सॉफ्टवेयर चूज किया। उसमें और मुझे सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइज करना है उसके अंदर। ओके, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि जिस तरीके से आपका इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के बाद से ही है, तो 5-6 साल बाद अपना खुद का मार्स रोवर होगा और हम लोग तीनों एक साथ पुणे से, मतलब एक आध दूसरा प्लानिट तो जा ही सकते हैं यार। मतलब मेरे को मार्स पे इंटरेस्ट नहीं है ऐसा, आई एम सॉरी डिसअपॉइंटिंग यू। मेरे को ऐसा है वो जो उधर यूरेनस वगैरह है ना, उधर उधर किधर छोड़ देना। उधर शायद डायमंड वायमंड है, तो आते समय एक आध बोरे डायमंड वाइफ के लिए लेते आऊंगा। सर पहले हमें कंपटीशन में फर्स्ट आने दो, फिर बनाता हूँ आपके लिए भी। अच्छा, वो ऐसा बनाएगा कि जा तो सकता है लेकिन आ हाँ, नहीं सकता वापस नहीं आ कभी। सकते। हाँ, गुरुजी ने कहा था कि बना दो, लेकिन उन्होंने कंडीशन सप्लाई नहीं बताया था। तो कंडीशन सप्लाई, गुरुजी बाय बाय, लास्ट बाय बाय, बहुत पकाया तुमने। जाओ यूरेनस, बोरा भरो उधर डायमंड से। अब आओगे कैसे? करो उधर से फोन हमको। अच्छा, लेकिन एंड गोल तो जैसे काफी फैसिनेटिंग होगा ना, कि कभी न कभी तो हो सकता है कि 4-5 साल बाद तुमको कोई बढ़िया दिमाग में आइडिया आ जाए, स्टार्टअप बना दो, तुम एलन मस्क का भाई सोहम मस्क हो जाए, ऐसा। हाँ मतलब सर, एक होपफुली। होता है एलन मस्क बच पैदा हुआ था या 10-15 साल का रहा होगा, तब थोड़ा सोचा होगा कि आगे चल करके ऐसा कुछ करेंगे जिससे लोग सरप्राइज होंगे, कभी बेवकूफ बोलेंगे, कभी बोलेंगे यार खोपड़ी वाला बंदा है ना। तो जब भी तुम कुछ करोगे अचानक से बड़ा, तो सबसे पहले थॉट ये है, यार क्या बेवकूफी है भाई, ऐसा कोई करता है क्या, इतना कोई सोचता है क्या? बट बाद में वही सही चीज होती है। तो इस डायरेक्शन में कभी सोचा? सर अब से सोच लो था उस। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी यू आर डूइंग इट जस्ट फॉर फन, और तुम्हारा इंटरेस्ट उस लर्निंग की तरफ है? सर इंटरेस्ट है सर, रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है काफी। तो उसका कुछ एक एंड गोल होगा ना कि भाई फ्यूचर में मैं इस डायरेक्शन में कुछ करना चाहता हूँ। हाँ सर, तो होपफुली कुछ रोबोटिक्स सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कर सकता हूँ, हम्म। तो मतलब इससे आप मतलब बहुत फायदा होगा। बोरा भर पैसा मिलेगा, जैसे मतलब आजकल देखो ना, फिल्मों में भी थोड़े थोड़े नॉन ह्यूमन दिखने लगे हैं। तो एआई वगैरह के बारे में कुछ इसमें जो आप कर रहे हो सोहम, इसका एआई से कुछ कनेक्शन है या फ्यूचर में कुछ कनेक्शन हो पाएगा? सर हमारा कंप्यूटर विजन से कंप्यूटर विजन यूज करते हैं सर, एआई हम्म। प्रणव का स्पेशलिटी है, एआई क्लब में है वो। अच्छा, ओके, मैं उस पे आऊंगा फिर। ओके, तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत कॉमन सा आजकल सेइंग होता है कि लोग बोलते हैं कि एआई आ रहा है तो लोगों का जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होगा। तो ऐसा कुछ सच्चाई है इसमें, या ये सिर्फ ऊट पटांग लोग ऊट पटांग बातें करते हैं? मतलब होने तो वाले हैं, नए जॉब्स आएंगे, अब जो जॉब्स है वो कम हो जाएंगे। करेक्ट।
मतलब बेसिकली ये रिसाइकलिंग हो जाएगा पुराने। हाँ सर। जैसे मुझे अच्छे से याद है कि पहले लोग बोलते थे ना कि दो प्रकार के जॉब होते हैं, एक होता है व्हाइट कॉलर जॉब और एक होता है ब्लू कॉलर जॉब। तो जिन लोगों को ये टर्म्स नहीं पता है, ब्लू कॉलर जॉब वो होता है जिसमें आदमी अपने हाथ पांव का इस्तेमाल करता है, बहुत ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल कम करता है और काम करता है। मतलब आई थिंक आपके आसपास में जो ज्यादा मेहनत करने वाला हाथ पांव से है, वो कई प्रकार के लोग हो सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, नॉर्मल गाड़ी चलाने वाला बंदा हो सकता है। तो ये हो गया ब्लू कॉलर। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ उनकी क्लासिफिकेशन क्या है। दूसरा एक है कि जिसमें एक आदमी हाथ पांव का इस्तेमाल कम करेगा, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, वो हो गया व्हाइट कॉलर जॉब। उन्होंने दो ही क्लासिफिकेशन बनाया ही था। अभी तुम सोचो, उस दोनों क्लासिफिकेशन के हिसाब से सोचो, तो विराट कोहली कौन सी कैटेगरी में आएगा? विराट कोहली तो हाथ पांव का ही यूज कर रहा है। रोनाल्डो, अगर मैं सही नाम ले पा रहा हूं तो, जो फुटबॉल खेलता है। तो ये सब तो तुम्हारे ब्लू कॉलर में चले गए, जबकि तुमने अगर ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर को अगर सेगमेंटेशन में देखो, तो ऐसा था कि व्हाइट कॉलर वाले ज्यादा पैसा कमाने वाले हैं, ब्लू कॉलर वाले कम पैसा कमाने वाले हैं। भाई साहब, विराट कोहली तो मतलब पैसा ही पैसा है ब्लू कॉलर में ही। तो आई एम सेइंग देयर इज अ सम अदर लिस्ट आल्सो। तो जैसे एआई और नॉन एआई है ना, तो लोग, मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे मेरे बच्चे जो अभी जेई में पढ़ रहे हैं, आईआईटी में पढ़ रहे हैं, या जो एस्पिरेंट अभी उसके बारे में सोच रहे हैं, तो अगर वो इससे डर जाए, अरे साहब परसों अंकल बोल रहे थे कि आने वाले टाइम में नौकरी रहेगा ही नहीं, सारा कंप्यूटर ही कंप्यूटर हो जाएगा। ये उतना ही सही है जितना 25 साल पहले जब कंप्यूटर आ रहा था, तो चारों तरफ ढिंडोरा पिट गया था, कंप्यूटर आ रहा आदमी गयो, अब तो सारा काम खत्म हो जाएगा। तो पिछले 30 सालों में देख लो, हमने कंप्यूटर बनाया है, कंप्यूटर हमको बेवकूफ नहीं बना सकता। हमने ऐसा कंप्यूटर बनाया कि उसको हमेशा मेरी जरूरत पड़े, है ना। तो एआई आने के से भी एआई और नॉन एआई सिर्फ दो ही कैटेगरी नहीं होगा। इट इज एज गुड एज ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर। जो मैंने एग्जांपल बताया उसमें विराट कोहली फिट नहीं बनता, जबकि वो ब्लू कॉलर में ही जाएगा अगर क्लासिफिकेशन में देखो। जबकि जितना पैसा वो कमा रहा है ब्लू कॉलर वाला भाई साहब, देख लो व्हाइट कॉलर वाले सोच रहे हैं कि हम ही बन जाए उस कॉलर में, हमको उस कॉलर में डाल दो। तो एआई या नॉन एआई के अलावा भी बहुत सारे आई होंगे जहां पर एवेन्यूज होंगे, जहां पर बहुत अच्छे। तो कभी भी इससे डरना नहीं कि एक्स वाई जी आएगा तो मेरा नौकरी जाएगा। ये सारे आलसी लोगों का नौकरी जाएगा, खाली जो घनघोर आलसी लोग हैं, लेटे लेटे पानी पीता है, लेटे लेटे खाना खाता है, नौकरी है ही नहीं, जाएगा किधर से? वो भी खुश है, मेरा नौकरी तुम छीन के दिखाओ, है ही नहीं, पहले तो दो। तो नाउ आई एम वेरी हैप्पी वी आर टॉकिंग दिस, सोहम। वंस अपॉन टाइम वी यूज्ड टू टॉक अबाउट कि सर ये वाला चैप्टर कैसे कर लें, वो वाला चैप्टर कैसे कर लें। अभी ये बचा है। अभी मैं तुम्हारे बारे में और बताऊंगा कुछ अ, छिपी हुए रहस्य, जो मेरे जूनियर्स को पता चलेगा तो उनके फेफड़ों में नई जान बनेगी। कमिंग टू अन्ना, अन्ना तुम कहाँ हो इसमें, पुणे में हो या चेन्नई में? मैं पुणे में हूँ। तुम्हारा अभी वैकेशन चल रहा है? हाँ, मेरा जुलाई 10 तक वेकेशन है। अरे बाप रे, कोई व्रत रखा था या मतलब नहीं, इतना मतलब लंबा यहाँ पे वैकेशन है? कुछ है भी नहीं करने के लिए। ऐसे ही बैठा हूँ। अच्छा, मतलब घर पे एकदम पूरी तरीके से घर पे स्टेशन हो? हाँ, बट कॉलेज का थोड़ा काम है, बट हाँ, बैठा तो घर पे ही हूँ। ओके। अच्छा, लेकिन तुम लोगों का भी तो सेमेस्टर के रिजल्ट्स भी आ गए होंगे ना? हाँ, हो गया। कैसा है अन्ना, बताना चाहते हो? हाँ, अच्छा है। अच्छा है? ये बार अच्छा आया, हाँ। मतलब वहां भी टॉप टूप कर रहे हो क्या तुम? ये सेमेस्टर अच्छा आया मेरा सीजी। ये सेमेस्टर का ग्रेड पॉइंट एवरेज 9.62 था। अरे बाप रे भाई बट साहब। ओवरऑल थोड़ा कम हो गया क्योंकि सेम वन में उतना अच्छा नहीं किया था। असेमन में तो तुम स्विमिंग कर रहे थे, मैं देखा था वीडियो। फ्लड आया था तो उसमें पानी, वो ये लोग वीडियो बना करके भेजे थे उसमें, सब एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, स्विमिंग पूल जितना पानी था, हाँ। ओके। तो अभी अगर मौका मिलेगा तो तुम डिपार्टमेंट चेंज करने की कोशिश करना चाहोगे? नहीं, अभी मैं कर नहीं सकता हूँ। अच्छा। अच्छा, अभी ये बताओ, तुम्हारे आईआईटी चेन्नई में भी शायद डिपार्टमेंट चेंज अब इस साल से खत्म हो गया ना? हाँ, अब खत्म हो गया। मतलब आईआईटी बॉम्बे, चेन्नई, हैदराबाद पहले से ही उसमें था। काफी सारे आईआईटीज में धीरे धीरे ब्रांच चेंज बंद हो जाएगा। ओके। एक बात बताओ अन्ना,
कितना लाइफ चेंज हुआ 1 साल में आईआईटी में रह करके और बिना आईआईटी के कंपेयर करना होगा, कितना चेंज हुआ लाइफ? हाँ, आईआईटी में तो बढ़िया है, मैं ये बता सकता हूँ, क्योंकि मतलब ये एक्सपेक्ट मत करो कि एकेडमिक्स मतलब आईआईटी के आने के बाद पूरा रिलैक्स कर सकते हो, वो बिल्कुल गलत है। पढ़ना तो पड़ेगा, बट बाकी लोग भी तुम्हारे साथ होंगे तो फिर वो थोड़ा मजा आता है। और हम्म। अगर तुम कोई स्पोर्ट्स या एक्स्ट्रा करिकुलर में इंटरेस्टेड हो, नॉट ओनली लिमिटेड टू ये मतलब एआई क्लब और सोहम का जो ये मार्स रोवर टीम है, वो थोड़ा एकेडमिक ओरिएंटेड एक्स्ट्रा करिकुलर है, तो उस वो भी है। और उसके अलावा मतलब मजे आने वाली चीज भी है, जैसे एक कल्चरल वर्टिकल है, वहाँ पे कल्चरल रिलेटेड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, और स्पोर्ट्स वाले भी बहुत सारे हैं। लाइक तुम जो भी स्पोर्ट खेलते हो तुम यहाँ आके परस्यू कर सकते हो, तो फिर ये सब चीजें भी पढ़ाई के अलावा रहते हैं, तो हाँ बहुत अच्छा रहता है। ओके। जेई जैसा नहीं रहता है सिर्फ पढ़ाई, वैसे तो नहीं है, बट यहाँ आके भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, बट मजे के साथ। एक चीज ये बताओ, जैसे अब 1 साल पहले अगर हम जाएं, ठीक 1 साल पहले, 2 साल पहले चले जाओ, 2 साल पहले तुम अगले 1 साल के बारे में जो सोचते थे, जैसे तुम 11th में थे, 11th और 12th के बीच में, उस समय तुम्हारा अगले 1 साल का गोल तो यही था कि आईआईटी होगा, एग्जाम होगा, मेंस में आएगा तो एडवांस जाएगा, एडवांस में आएगा तो आईआईटी जाएगा, ये था थॉट प्रोसेस। अभी जब आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर की तरफ बढ़े हो, इस 1 सालों में या अभी जहां खड़े हो, अगले 1 साल के बारे में तुम क्या सोचते हो? लाइक मतलब वहां पर तो एम आई एबल टू फ्रेम द राइट क्वेश्चन? हाँ, समझ गया, आप यही पूछ रहे हो ना कि एक साल में मेरा गोल कैसे जो चेंज हुआ। जंक्शन था, एक माइलस्टोन दिख रहा होता ना कि एक या 11 मंथ में ये मेंस आएगा, फिर 3 महीने बाद एडवांस आएगा, मुझे ये गोल अचीव करना है। एक एक मोटिवेशन है, एक प्रोग्रेसिव काम करने की आदत पड़ी थी। लाइक जो 3 हफ्ते पहले चैप्टर किया है उसको अगले 11-12 महीने तक मुझे मेंटेन करना है ना। काफी प्रोग्रेसिव क्यूमुलेटिव थिंग्स थी। जब आप आईआईटी में हो, तो अभी आपने जीरो से फर्स्ट ईयर कर लिया कंप्लीट, अभी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर है, तो अगले 12 महीने के लिए क्या मोटिवेशन होता होगा, क्या गोल होता होगा? मेरा गोल यही है कि ये सीजीपीए अच्छा रखना है, क्योंकि वो एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज है। मतलब लोग, कोई कोई लोग बोलते हैं कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वो इम्पोर्टेंट है, तो उसे थोड़ा डिसेंटली हाई रखना है। और उसके अलावा जो मैं, जैसे सोम ने बोला मैं एआई क्लब में हूँ, तो फिर उसमें भी काम अच्छे से करना है, और हो सकता है तो बास्केटबॉल टीम ज्वाइन करना है। यही गोल रखा है अभी के अच्छा, लिए। बास्केटबॉल तो तुम्हारा पहला प्यार था। हाँ। तो ये एक आई एम कमिंग टू दैट क्वेश्चन नाउ, कि ये जो सोहम का डर है कि एआई के आने की वजह से लोगों की नौकरी चली जाएगी, तो कहीं दोनों पुणे से हो, एक एआई में बड़ा आदमी बन करके दूसरे की नौकरी तो नहीं खा जाएगा कहीं? सोहम, देखो काफी सिमिलैरिटी थी, स्कूल सेम, पुणे दोनों सेम, आईआईटी में दोनों सेम कैंपस, चेन्नई में हो, अब जो फ्यूचर के लिए मैं प्रेडिक्ट किया था वो भगवान ने करे सही हो। घर सेम हो सकता है, बट उसके आगे की चीजें सेम ना हो, तो हो सकता है यही डिफरेंस हो, ये लड़के ने एआई क्रिएट किया और बगल वाले दोस्त की ही नौकरी खा गया। नहीं सर, मार्स रोवर थोड़ा मुश्किल है सर एआई के लिए, वो सोहम ही कर लेगा। ओके, तो एक बार बताओ, एआई में तुम्हें अभी क्या सिखाते हैं उसमें? एआई में पहले तो कुछ बेसिक चीजें हैं वो। अभी मैं, मेरा रोल क्या है, ये 2 हफ्ते वाला जो समर वेकेशन है उसमें मेजरली लर्निंग रोल ही है मेरा। मतलब सीनियर्स जो है वो एआई क्लब में वो चूज करके देते हैं कुछ कुछ काम, कि ये आर्टिकल रीड करो, ये कोड इम्प्लीमेंट करो, वैसे सब। और एक और चीज है, मतलब एआई क्लब समर स्कूल है उसका नाम, तो उसमें आईआईटी मद्रास ऑर्गेनाइज करता है हर साल। तो फिर उसमें क्या करते हैं, वो पूरा फ्री है, और उसमें कुछ 9 या 10 सेशन है। तो ये जो लोग जिन्होंने अभी ये साल जेई कंप्लीट किया, तो फिर वो लोग ही मेजरली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसमें वी होल्ड अराउंड 8-9 सेशंस ऑन कुछ कुछ भी, और वो सब हम ही तैयार करते हैं, वो सेशन भी प्रिपेयर करते हैं और उसके रिलेटेड असाइनमेंट्स भी। तो अच्छा। अभी के लिए हाँ, उसका अटेंडेंस अच्छा रहता है काफी, मतलब कुछ 2,000 लोग मतलब रजिस्टर उतने करते हैं, बट अच्छा, हर ये सेशन इस उतना कोई दिस इज अटेंड नहीं ओपन करता। फॉर ऑल? हाँ, ओपन फॉर ऑल। ओ ग्रेट। तो अभी के लिए वही काम है मेरा, लर्निंग और साइड बाय साइड ये देखना।
अच्छा एक बार बताओ, एआई के बारे में जितना भी आप सुनते होगे उतना इन्फॉर्मेशन तो होगा नहीं आपको अभी, तो कितना फैसिनेटिंग होता होगा कि एक एआई और एजीआई पता नहीं क्या क्या नाम से कीवर्ड से आ रहे हैं। तो तुम्हें क्या लगता है अगले 4 सालों में कितना सीख जाओगे कि जितना अभी एट प्रेजेंट एआई का रोल है वो सारा ऑप्टिमाइज हो सकता है? आ, हाँ मतलब पूरा तो नहीं, बट बेसिक है अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कहीं पे मतलब जॉब मिल जाए तो फिर वो जॉब के थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीख सकते हैं। बट मतलब इंस्टीट्यूट भी ऑफर करता है काफी ए रिलेटेड कोर्सेज जो हम थर्ड ईयर वगैरह ऑनवर्ड्स ले सकते हैं। तो फिर वो सब किया तो फिर एआई में जॉब मिलना तो शायद आसानी बन जाएगा ऐसे कुछ एआई रिलेटेड पीओआर और वो रिलेटेड कोर्सेज किया तो। और फिर यू इंडस्ट्री लेवल के साथ यू वोंट बी एट पार आई थिंक, बट मतलब एक जॉब मिलने के बाद जॉब अगर किया तो फिर देन यू विल नो अबाउट लाइक इंडस्ट्री लेवल है। ओके ग्रेट। तो या ये उसके बाद हायर स्टडीज और फिर अच्छा एक लेमन तरीके से, मुझे मान लो एकदम कंप्लीटली लेमन है, मुझे बताओ कि एआई से मेरे जीवन में दो तीन क्या फायदे हो सकते हैं। मतलब मैं एकदम एकदम कॉमन आदमी हूँ, एकदम फार्मर समझ लो, फार्मर्स है, तो उसको फ्यूचर में वो एआई उसके जीवन में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला पाएगा? कोई एक आध दो एग्जांपल अगर आपको सोच रहा हो। सर एआई रिलेटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब पब्लिक अच्छा, ट्रांसपोर्ट का प्राइस कम हो सकता है। और फ्रीक्वेंसी फूड बढ़ डिलीवरी जाएगी। भी शायद, फूड डिलीवरी भी हाँ वो मतलब ड्रोन वगैरह ड्रोन्स, से। थ्रू ड्रोन्स तो फिर सारा प्राइस मतलब जैसे वगैरह कम हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी, मैं 25th फ्लोर पे हूँ, अगर मान लीजिए 24th फ्लोर पे आ रहा है, दिख रहा है कि अगर आपको एक चटपटा खाना है, स्मेल अच्छा है, तो ऐसा डंडे से खींच लो ड्रोन को, फिर एआई अंदर आके चमाट लगा के जाएगा कि दूसरे का खाना है। हाँ एक तो ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताया। और कोई जैसे मान लीजिए मैं टीचर हूँ, तो मुझे टीचर कैसे, एज ए टीचर कैसे हेल्प करेगा एआई? मतलब जरूरी एज ए नहीं, मतलब अगर टीचर, आपके मन में अगर कुछ थॉट है तो। नहीं वो तो रोबोटिक तरीके में करेगा। टीचर के लिए तो आपको समझना पड़ता है स्टूडेंट क्या कर रहा है। हाँ ये बात सही। मतलब यू सेइंग कि फिजिकल टीचर को, या हो सकता है कुछ टाइम बाद उसमें सेंसेस आ जाएं, या वो मतलब कन्वर्सेशन कंप्लीट कर पाए, तो शायद आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझ करके आपको हेल्प कर सकता है। हम्म। एट प्रेजेंट तो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। एट प्रेजेंट तो मैंने सुना कि जेई एडवांस के पेपर को कुछ लोगों ने एआई को दे दिया था, कुछ शायद थर्टी थ्री हाँ परसेंट उसमें वो अच्छा एक्यूरेसी नहीं करता है हाँ। 33% एक्यूरेसी है, सोचो। तो जिन बच्चों के मार्क्स 33% से ज्यादा आते हैं जेई के टेस्ट में, तो उनको खुश होना चाहिए कि आप दुनिया की इतनी बड़ी रेवोल्यूशनरी यू नो टेक्नोलॉजी से आप कितने आगे हो, रोज खुश रहो। अगर आज आपको 33 से कम भी आता है तो भी समझ लो कि आप बहुत करीब है। $1 बिलियन कंपनी जो बनी है, आप उससे बहुत करीब है। तो आप महसूस करो कि आप कई करोड़ों के मालिक बनने वाले हो थोड़ी देर के लिए। ओके, सो ग्रेट इंसाइट्स। मतलब तुम दोनों के जो करंट कंटेम्प्रेरी फील्ड है काफी मुझे खुद फैसिनेट लग रहा है, तो तुम लोगों को तो लगना ही चाहिए। बट एटलीस्ट जो एकेडमिक करिकुलम है उसमें थोड़ा सा फन आ जाता होगा ना, कुछ नया है जो प्रैक्टिकल है, जो टेंजिबल है, होते हुए दिख रहा है। हाँ ये सारी चीजों में दिखता है वो हाँ। मतलब ये सब ऐसी चीजें थी जो अभी तक आपके लाइफ में नहीं था। हाँ तो जो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा था ये उसी का कंक्लूजन है डूड, कि अगले 1 साल, अगले 2 साल, जैसे जैसे अभी तो आप लोगों ने स्टार्ट किया ना ये, तो जैसे अगले 2-3 महीने में जब आपको और मजा आना लगेगा, जब आप और कैंपस में टाइम बिताओगे, जैसे जो समर वेकेशन में तुम अभी घर पे स्टेशन हो ना, तो शायद तुम समर वेकेशन में किसी कंपनी में इंटर्न्स कर रहे होगे रिलेटेड टू दैट फील्ड, है ना? तो मेरा वही पॉइंट था कि नेक्स्ट ईयर हो सकता, मैं देखा है कि बच्चे सब जिनको जिस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट जग गया, तो वो उधर की तरफ मूव करना चालू कर देते हैं। और ये बताओ कैंपस में कैसी लाइफ है, हैपनिंग है या बहुत डल है? नहीं नहीं बहुत बढ़िया। स्कूल कॉलेज से कंपेयर कर सकते हैं कैंपस को? नहीं नहीं उससे ज्यादा अलग ही रहता है। ओके, कुछ दो तीन चीजें ऐसी बताओ जो कैंपस में है और कहीं नहीं है।
मतलब तुम अगर आईटी चेन्नई में नहीं होते, या वहीं चेन्नई में बगल के किसी कैंपस में होते, वो और इसमें ये फर्क है। सर डियर या नहीं दिखते इसी मेरे को। इसी के साथ एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 12th और 11th के स्कूल या 10th के स्कूल जो आपने किए हैं, वहां के माहौल से यहाँ का माहौल कितना अलग है? सर यहाँ पे तो 3 AM पे भी मतलब बाहर जाके साइकिलिंग करना, मतलब उतना लोनली फील नहीं करोगे, वैसा है। सोहम कुछ बोल रहे थे आप? नहीं सर, आप कह रहे थे ना किसी और कैंपस में गए, मैं बोल रहा था डियर नहीं दिखेंगे। हाँ, मतलब करेक्ट करेक्ट करेक्ट, जो बातचीत का लेवल होगा, दायरा होगा, शायद वो उसमें भी डिफरेंस होगा। नहीं सर, एनिमल्स हो, डियर, अच्छा। मंगूस, अच्छा। टॉर्टोइस, स्नेक सर, सब सब जंगल ही है इधर सर। हाँ, जंगल है हॉस्टल पूरा? के अंदर ही मतलब, हाँ सर। जो हॉस्टल में सोहम बैठा है उसके अंदर ही मतलब 10 दिन पहले वाटर फिल्टर के पीछे एक बड़ा सा स्नेक था। अरे बाप रे। सर आज ही सर रूम में वो डियर आज आ रहा था, उसे भगा रहा था मैं। तो मतलब ये एनिमल मूवी का शूटिंग वहीं हुआ है क्या? ये स्नेक तो मतलब काफी डेंजरस नहीं है? हाँ, डेंजरस है। तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जिसमें उस स्नेक पकड़ने वाला ज्वाइन किया हो? है सर, मतलब उनको उसके लिए ही आईटी में पूरा एक डिपार्टमेंट है एक। ब्रांच बनाना चाहिए कि एनिमल पकड़ने वाला ब्रांच है। थोड़ा रैंक पीछे रहेगा तो भी चलेगा। आपको 4 साल खाली बढ़िया बीन बजाना है, और बीन ऐसा बजे कि सांप बाहर जाए, अंदर ना आए, पता लगा आस पड़ोस के भी सांप आप इनवाइट कर रहे हो। तो किसी को कभी ऐसा बाइट किया है इसने? बाइट तो नहीं किया है, मंकी ने बाइट किया है। अच्छा, मंकी बाइट किया है? हाँ। अरे बाप रे। मैं कुछ दिन पहले किसी का इंटरव्यू पढ़ रहा था, उसमें वो एक एक प्लेयर है, कोई क्रिकेटर है शायद, उसको मंकी, हाँ, 3-4 बार बाइट किया, आई थिंक रिंकू सिंह। मतलब मजाक नहीं एक ही मंकी ने उनको 3-4 बार बाइट किया है। उनको शरीर का किसी एक हिस्से में, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, कुछ मतलब कुछ कम मांस है, मतलब सोचो बंदर को क्या टेस्ट मिल गया। उसको लगा कि ये बंदा काफी टेस्टी है, वहीं बार बार काट करके अपना बर्गर लेके जा रहा है वो। आई थिंक हाथ से ही बर्गर निकाला उसने। मैं किसी दिन तो किसी एक इंटरव्यू में देख रहा था। तो बहुत मतलब बाइट किया, मतलब ऐसे टच करके गया या ले गया बर्गर? वो उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है सर। बाप रे भाई साहब, तो बहुत डेडली है। बट ये बुफेले वगैरह, ये जानवर वगैरह तो आ जाते हैं कैंपस में। आईआईटी बॉम्बे में ही देखो ना, पूरा ट्रैफिक डिपार्टमेंट गाय संभालती है सड़क पे लेट करके। तो ये तो है। सर वो बट बंदर हम कैंपस, लोग के मेरे पापा का वो चश्मा वो सब लेके गया था, और मैं वो राइस खा रहा था और राइस का प्लेट ही लेके भाग गया। बंदर? हाँ बंदर में मेरी मम्मी मेरे को खिला रही थी माथेरान में, तो वो अच्छा, मेरे को मेरे सिर पे बैठ गया, वो राइस का प्लेट ही लेके चला गया। हो सकता है तुम्हें लगा हो कि पहचान लिया हो, ये भी अपनी फील्ड नहीं का है, गलत जगह चला गया है। नहीं मतलब तुमने बातचीत नहीं किया कि दोस्त तुम्हें फिर आएगा? तो नाउ कमिंग टू सोहम एंड अन्ना, क्या तुम लोगों को जेई जर्नी याद है अपनी? हाँ हाँ, सर। अच्छे से याद है। तो 11 से 12th में इस टाइम पे तुम लोग क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग विद अन्ना? रिवीजन अभी चालू किया था ना। हाँ। हाँ, अभी जून चल रहा है, मतलब जस्ट इमेजिन, जस्ट गो बैक टू 2 इयर्स बैक जाओ। 11th कंप्लीट हो चुका है और जून चल रहा है। क्या कर रहे थे इस टाइम तुम? हाँ, तो मेरे कोई कोई चैप्टर मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। कुछ कुछ मतलब कोनिक्स याद नहीं, अभी रिवाइज किया है नहीं, क्या, कोनिक्स तो बट तुम्हारा, कोनिक्स तो होलसेल प्रॉब्लम था, वो तो शुरू से था। बहुत सारे बच्चे इस बात से बहुत खुश होंगे कि जिन लोगों को कोनिक याद नहीं है, आ, अन्ना कोनिक को लेकर के इतने इतने परेशान हो गए थे कि इन्होंने डिसाइड किया कि जहां कोनिक रहेगा वहां मैं नहीं रहेगा। अन्ना बताओ ना, कोनिक के बारे में थोड़ा बताओ, क्या कहानी थी कोनिक को लेकर के, क्या टेंशन था, क्या लाफड़ा था? कोनिक ने मेरा पूरा 11th का जनवरी महीना खराब कर दिया था। वो याद है। मुझे याद है कि ये इनको लग रहा था कि सारे चैप्टर आगे भी ऐसे ही होंगे, जब ये ठीक नहीं हो रहा है तो आगे भी नहीं ठीक होगा। तो लेकिन कैसे टैकल किया उसको तुमने आपने? मैं भूल गया वो उसके बाद।
फिर मतलब आप अगले चैप्टर चले गए ना, तो फिर मैं कोने के बारे में भूल गया, और फिर रिवीजन के टाइम अच्छे से किया। नहीं, और कैसे फिर रिवाइज कोने, किया, उसको मेंटेन कैसे किया? वो मतलब वो आईपैड नोट्स जो आप शेयर करते हैं ना, अभी भी आप करते हो क्या वो करते हैं आईपैड नोट्स? हाँ वो, और मैंने खुद के भी कुछ नोट्स बनाए रखे थे, तो फिर मैं वापस रिवीजन के टाइम मैंने अच्छे से नोट्स मतलब पढ़ लिया, और मैंने हर कुछ मतलब बहुत सारे फॉर्मूले हैं ना, तो फिर मैंने हर एक फॉर्मूला को खुद से प्रूव किया, तो फिर उसके बाद अगर वो फॉर्मूले मतलब अच्छे से याद हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत आसान। देखो और एक बार कोनिक प्रूव सेक्शन करना के, जरूरी है, क्योंकि फिर ही वो याद रहता है, नहीं तो याद ट्रू, नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। कोनिक सेक्शन, 3D वेक्टर, 3D स्पेशली, और सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है ना, डू यू रिमेम्बर? हाँ ये क्वेश्चन अगर वो और मैं अभी जब रिसेंटली सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल करा रहा था कुछ बच्चों को, तो तुम्हारी बड़ी याद आई। मैं बोला कि ये क्वेश्चन सही हो सकता था, और वो भी वो बहुत नोन क्वेश्चन था, मतलब अपनी जो सीट थी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल उसी में सही था वो। एनीवे, लेट्स नॉट टच दैट पॉइंट। तो कहानी ये है कि जो कोनिक सेक्शन है ना, ये ऐसा नहीं कि अन्ना का प्रॉब्लम था। अन्ना इज रॉकस्टार क्योंकि उसने सही टाइम पे रो करके गा करके उसको धो पोछ करके ठीक कर लिया उसे। ये कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं ना, ये आप पढ़ते समय आपको बहुत आनंद आता है, आपको लगता है कि आप ही आनंद महिंद्रा हो। लेकिन कुछ टाइम बाद जैसे 2-3 घंटे हो जाते हैं ना, फिर आपको लगता है कि साहब ये चैप्टर कौन सा सब्जेक्ट में है, ये कौन सा सब्जेक्ट में आता है ये। और एग्जाम में जब आता है तब आपको याद आता है कि ये आपको याद नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन सिम्टम। अगर किसी के साथ ये हो रहा है तो सिर्फ यही नहीं हो रहा है, ये आप जाई के आईआईटी में जाने के लक्षण के साथ पैदा हुए हैं, तो आपको खुश होना चाहिए। ये सभी बच्चों का एक कॉमन प्रॉब्लम है। इससे बचने का तरीका जो अन्ना ने बताया, मैं अन्ना के उस जर्नी में ये एनेक्डोट्स था, तो मैं इसको ऐड करके इसको हाईलाइट करना चाहता हूँ। वो बहुत परेशान था, और इतना परेशान था कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि न खाता है न सोता है, रात को रोता दिन में जगता है, ऐसा कुछ तो उल्टा सीधा था। बहुत बहुत तकलीफ में था। लेकिन हम लोगों ने एक कॉमन सोल्यूशन निकाला था। आप उन सारे फॉर्मूले को रिकॉर्ड कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, या अच्छे नोट्स में लिख सकते हो। अगेन मैं बोला ना कि कुछ लोगों को ऑडियो सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वीडियो देखना अच्छा लगता है। तो आप ये डिसाइड करो कि आप कौन सी कैटेगरी में। अगर आपको ऑडियो सुनना अच्छा लगता है तो आप अपनी भाषा में रिकॉर्ड कर लो, या आप पेज पर सुंदर से, जैसे अन्ना ने नोट्स बनाया था, आप आईपैड नोट्स की बात कर रहे हो, थोड़ा कलरफुल थे वो, तो वो देख करके थोड़ा सा आपको जल्दी क्लिक हो सकता है। आप जिस कैटेगरी में हो उस कैटेगरी में सेट हो जाओ, और उससे भागो मत। क्योंकि जैसे जैसे अगर आपने सोचा कि कोनिक सेक्शन आएगा तो हम छोड़ देंगे, तो कोनिक सेक्शन आपको नहीं छोड़ेगा। और आगे आने वाले कुछ टाइम बाद देखो कि कोनिक सेक्शन अपनी फैमिली एक्सटेंड कर लेगा, 2-4 चैप्टर और आएंगे, और ग्रेजुअली पेपर के पहले तक इन सब की सरकार हो जाएगी, दे विल विन मेजोरिटी। तो किसी को भी स्टीरियोटाइप मत करना और किसी को छोड़ना नहीं, बराबर है ना? हाँ। सोहम, तुम्हारी जर्नी में कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम बताओ जो बहुत बोरिंग थे यार, मतलब मन नहीं करता था इनको देखने के लिए, या बहुत डिफिकल्टी हुई इनको रिटेन करने में। बायनोमियल और पीएनसी। हाँ, मुझे याद है बानुअल कोएफिशिएंट तुम बहुत वो बीटा गामा देख करके तुम मामा मामा कर रहे थे, और पीएनसी में भी। हाँ, और कोई कोई चैप्टर जो तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक परेशान किया हो, वांटेड? दोनों फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए बोल सकते हैं क्या? हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी बोल सकते हो, सॉरी, अच्छा किया दिलाया। सर केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री ई पूरा ब्लॉक। बुक। केमिस्ट्री तो बट अन्ना से बात मतलब ही करते सुनो हैं। मत, मेरा मेरा केम का स्कोर बहुत घटिया है, पढ़ लो। हाँ, पढ़ना चाहिए ट्वेल्थ एक का तो। पूरा साल मतलब केमिस्ट्री शायद 11th में ही चालू कर दिया, तो फिर भूलने का चांस है। मतलब 12th स्टार्ट से ही अच्छे से कर लो। हाँ, तूने केमिस्ट्री को थोड़ा ओवरलुक किया था ना। हाँ मेरा बहुत खराब गया कंपेयर टू जो लोग मेरे ब्रांच में है ना, मेरा केम का मार्क्स सबसे नीचे। हाँ, मतलब अगर तुम्हारा मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों इक्वल होता, तो आई थिंक तुम्हारे रैंक में से कोई एक डिजिट हट जाता। हाँ बट बट आई एम केम हैप्पी यू छूट आर गया। यू आर एज गुड एज दैट। तो केमिस्ट्री हैज रियली कॉस्टेड अस। तो बोलो सोहम, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों में कोई ऐसे चैप्टर्स बताओ जो बहुत हॉन्टेड एक्सपीरियंस था जिनके साथ, और उनसे ओवरकम करने के लिए तुमने क्या क्या किया था?
सर बायनोमियल और पीएनसी तो आपने करवाया था मुझसे, एकदम बैठा कर करवाया था, तो वो अच्छा होता। मतलब मैंने फर्स्ट मेंस में तो वो स्किप किए थे दोनों चैप्टर्स, उसके बाद आपको ज्वाइन किया था, फिर आपने करवाए थे, तो लिटरली 0.3 बढ़ गया था परसेंटाइल, 99.39 से 99.7 गया था। और एडवांस के लिए भी हेल्प किया था सर वो चैप्टर्स। फिर एक था एसओटी, वो तो मैंने किया नहीं, आपने बोला था हाँ, करो कर लो, पर मैंने किया नहीं था, और पेपर में क्वेश्चन भी आया था, तो वो गजब थोड़ा धोखा हुआ। रिग्रेट है। क्वेश्चन ही नहीं, पैराग्राफ आ गया। हाँ हाँ मतलब सर, पूरा लिटरली पैराग्राफ ही लिटरली आ गया ये मुझसे। ये दे बहुत बहुत तकलीफ होता है जब भी याद कराता है ना, मतलब कसम से, बिकॉज अन्ना तो मेरे साथ बचपन से था ना, तो मैं कभी भी चुपके से करा सकता था। और वो जो क्वेश्चन है ना, आई स्वेयर वो मेरा क्वेश्चन शीट है, उसी से छापा था उन्होंने, एकदम डिट्टो। बस हम्म। जो भी सुन रहे, जो सर बोल रहे वो कर लो, वो आता है पेपर में, पोर्शन में नहीं हो फिर भी आ सकता है। लिटरली ऐसे कटआउट किया था पोर्शन में थे सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, और पूरा पैराग्राफ डाला हाँ, इन लोगों ने। केमिस्ट्री फिजिक्स में सो हम। सर केमिस्ट्री मेरा वैसे अच्छा था, बस एक इनऑर्गेनिक में थोड़ा हमारे कोचिंग ने बहुत स्लो करवाया था, मतलब करवाए नहीं थे मेंस के लिए। ऑर्गेनिक फिजिकल ठीक था। फिजिक्स फिजिक्स 11 का पार्ट बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद फिजिक्स में ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, घटिया चैप्टर, अच्छा। बहुत बार ट्राई करना पड़ा। अच्छा, एक सब्जेक्ट के साथ साथ एक चैलेंज और होता है अन्ना, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनना। और चूंकि तुम घर से ही बोल रहे हो तो थोड़ा और एक्स्ट्रा अलर्ट कर रहा हूँ तुम कि सब्जेक्ट संभालना और साथ ही साथ पेरेंट्स को भी संभालना, क्योंकि तुम्हारे गिरते चढ़ते मार्क्स, तुम्हें विजन हो सकता है कि मैं ये वाला चैप्टर और ठीक करूंगा तो अगली बार मार्क्स बढ़ जाएंगे, लेकिन उनको भरोसा नहीं हो पा रहा है कि गुरु तुम बार बार लुढ़कते जा रहे हो, तुम्हारे मार्क्स सेंसेक्स मार्केट की तरह नीचे जा रहे हैं, क्या चल रहा है। तो मतलब हाउ हाउ इजी एंड डिफिकल्ट टू डील दैट, क्योंकि क्या होता है ना, पेरेंट्स आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो। देखो दो बातें हैं, मैं ऐसा नहीं बोलो पेरेंट्स को कम समझ है, पेरेंट्स अगर एकेडमिक्स में है ना तो तुम्हारी बातें तुम्हारा प्रोस्पेक्टिव दोनों समझेंगे। बट कभी कभी क्या होता है ना कि दोनों पेरेंट्स, जैसे मेरे घर में मेरे बच्चे कौन सी क्लास में है शायद वाइफ को ही पता है, मेरे को तो पूछोगे तो हो सकता है 10 आउट ऑफ 9 केसेस में मैं गलत बताऊं। तो अभी उसको पता है कि इनको कैसे ठोक पीट के पढ़ाना है, कब सोते हैं क्या खाते हैं। टॉय शॉप में जाकर मैं फोन करता हूँ कि उनको कौन सा टॉय लेने का है, समझ रहे हो, क्योंकि मेरा एक्सपोजर कम है उनके साथ। इन सभी ऐसा नहीं कि मैं वो मुझे अंकल बुलाते हैं, दे कॉल मी डैडी। एक्सपोजर जब भी जितना जरूरी है। सारी चीजों में स्पेशली एकेडमिक्स में मैं इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैथ्स में पढ़ाता हूँ बट इतना इन्वॉल्व नहीं है। तो समझ रहे हो, तो पेरेंट जब आप आईआईटी लेवल में आओगे तो 11th 12th में आओगे ना, तो पेरेंट थोड़े से छोड़ देते हैं, ठीक है अभी कोचिंग ज्वाइन किया है, छोड़ देते, तो एकदम कंप्लीटली नहीं। दे विल नॉट मॉनिटर योर सब्जेक्ट, बट दे विल मॉनिटर योर मार्क्स। देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस देम कि भैया ये मार्क्स खराब है, मैं नहीं। कभी ऐसी सिचुएशंस आई थी अन्ना 2 साल में? ये मेरा बहुत तो ये बहुत, फॉर्चुनेटली नहीं बहुत, मैं फिर से थोड़ा कट कर रहा हूँ, सॉरी। ये बहुत बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आप फिर से बताइए, आप प्लीज, कभी ऐसे सिचुएशन आई थी 2 साल में? मेरे घर पे तो नहीं आई। बस मतलब बस यही बोलते थे कि जितना कर सकते हो उतना करो और बहुत स्ट्रेस मत लो। वही था मेरे घर में। मतलब डरो मत, वही अंडरस्टैंडिंग था है। बस। हाँ, बहुत अंडरस्टैंडिंग। तो कभी जैसे बहुत कितनी कभी कभी ऐसा हुआ होगा ना तुम्हारे मार्क्स दे आर रेगुलरली गोइंग डाउन, ऐसा फेस तो आया होगा। हाँ, वहाँ कोनिक्स का टाइम पे थोड़ा बहुत आया, मतलब मार्क्स कभी उतना कम नहीं हुआ बट मेरा मूड कम हुआ। बट हाँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी टेस्ट के मार्क्स वगैरह वो सब कभी उसके बारे में क्वेश्चन नहीं किया। या जैसे तुम्हारा कभी मूड खराब हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा हाँ, है, यू आर मेरा नॉट। मूड को देखते थे कि अगर मैं कुछ ज्यादा स्ट्रेस में हूँ तो फिर वो तभी आपसे भी बात कर लेते थे कभी कभी। उतना ही था मेरे, मतलब वो बहुत अंडरस्टैंडिंग ही थे, बस उनको यही चाहिए था कि मैं मतलब बहुत स्ट्रेस ना लूँ और एंजॉय करके करूँ, और मार्क्स का उतना टेंशन नहीं था, कुछ भी नहीं था मतलब इनफैक्ट। कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। हाँ, बिल्कुल नहीं था। ओके। सोहम।
कोचिंग के जो टेस्ट थे उसमें तो सर मार्क्स पे बिल्कुल ध्यान नहीं था, पर जब एंडिंग में वो सारे तुम्हारा या एडवांस, पेरेंट्स का? सर किसी का भी नहीं, कोचिंग के टेस्ट में उतना कुछ नहीं था, मतलब वो तो सर प्रोफेसर ने बताया दिया था ऊपर नीचे होता रहेगा। पर एंडिंग में जब वो एडवांस के पेपर्स दे रहे थे तब हाँ उस टाइम सर बहुत हुआ था, क्योंकि पेपर में बहुत कम मार्क्स आए तो मेरा हाँ मूड बहुत खराब होगा, मेरा मूड करेक्ट। बहुत खराब होगा तो मम्मी का मूड भी बहुत बहुत खराब होगा। हाँ फिर पापा अंदर आते थे कि गहरी सांस ले लो। और बहुत ही बुरा हुआ जैसे 2017 पेपर में, तो फिर आपको कॉल आता था। हाँ यस करेक्ट। तो सर मैंने उस ये टाइम मुझे क्वेश्चन, लगता है हाँ बोलो बोलो, गो अहेड। सर आपने काफी कन्विंस किया था मुझे और मम्मी को कि मार्क्स मत देखो। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा ना कि बहुत सारे पेरेंट इस टाइम पे ना इस कंफ्यूजन के शिकार होते हैं कि उन्हें रोल्स ऑफ पेरेंट में शायद उनको ये लगता है ना कि बच्चे का मार्क्स अगर कम आया तो उसे लपेट दो, लपेट दोगे तो अगली बार वो बच्चा मार्क्स लेके आ जाएगा। देखो, बच्चा मार्क्स नहीं लाया ऐसा बच्चे के हाथ में नहीं था। मतलब पेरेंट समटाइम दे थिंक कि इसको अगर दो चार घूसे लगा देंगे ना तो अगली बार 100 नंबर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। he or she has tried his best in that exam. अभी यू शुड फाइंड आउट द सोल्यूशन कि अगली बार बच्चे एक क्वेश्चन और अच्छा कर सकते हैं। और एक बात और बता दो, काफी स्केरी माहौल होता है जो तुमने भी सोहम नरेट किया है। अन्ना का तो चलो अलग, सच में पेरेंट्स अलग ही प्लानेट वाले थे, वो सच में बड़े कूल थे। हम लोग आपस में झगड़ते थे, मतलब अन्ना की जो मम्मी थी वो, हम लोग, मैं और काफी रेगुलरली बात करते थे अन्ना के बारे में। बैठे बैठे बिना इसको देखे सारा इंफॉर्मेशन सुबह सुबह मिल जाता था मुझे। तो आई न्यू एवरीथिंग अबाउट हिम थ्रू मम्मी। सो मम्मी का आइडिया बहुत ही अच्छा था, वो कभी अन्ना तक ये नहीं पहुंचने दिया कि तुमको ऐसा करना वैसा करना। हम लोग आपस में डिस्कस करते थे, एंड दैट इज ऑलवेज गुड चैनल। व्हेन यू अप्रोच टीचर, यू शेयर योर थॉट्स कि मैं ये सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ, बच्चा इस स्पेस में दिख रहा है, क्या अपडेट कर सकते हो, वो टीचर करेगा। इट्स लाइक तुम बच्चे को धमकाओ कि खांसी नहीं आना चाहिए, उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, डॉक्टर दवा देगा, खिलाओ, खांसी ठीक होगा। डांटने से खांसी नहीं ठीक होगा। वो इधर नहीं खांसेगा तुम्हारे सामने, वो पीछे जाके खांसेगा जोर जोर से, है ना? ये वैसे ही है। तो इट इज, मैं इसमें जो कंक्लूजन ऐड करना चाहता हूँ वो यही है कि जो बच्चे आईआईटी जाते हैं ना, उनमें एक ही कॉमन चीज है, उनके पास बहुत सुंदर पेरेंट होते हैं, जो तुम दोनों के पास थे, अभी भी है ऑब्वियसली। तो उनका जो रोल है वो इतना पॉजिटिव रोल था कि तुम्हें कुछ नेगेटिव दिखा नहीं। एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग आई फाइंड इन एवरी पेरेंट। इस बार मेरे यहाँ से लगभग कुछ 25 बच्चे थे, जिसमें 22 या 23 बच्चे हैं जो आईआईटी सीट पर कब्जा कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, जो तुम दोनों में कॉमन दिखा ना, यही सारी चीजें उन पेरेंट्स में भी कॉमन दिखी। मतलब कुछ मम्मियां इतनी एक्टिव हैं, कुछ पापा इतने एक्टिव हैं, कुछ जगह दोनों बहुत एक्टिव हैं। बट खूबसूरत पार्ट ये था ना कि बच्चे पर कोई बर्डन या प्रेशर नहीं दिखा। दे वर नॉट लाइक कि जैसे ऐसा समझो, अगर सुनील गावस्कर इतने टैलेंटेड थे तो उनका बच्चा भी टैलेंटेड हो सकता था। सचिन तेंदुलकर का बच्चा भगवान करे अच्छा करे, लेकिन कारनामा जो पप्पा ने कर रखा था 14-15 साल में, तो इससे ये पता चलता है कि बहुत न्यूटन डैडी की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डैडी की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग यू अप्लाई फॉर द यू नो गुड पेरेंट्स, जो है उन्हीं को ठोक पीट के टिक करना है। आई एम सेइंग अगर वो अंडरस्टैंडिंग हो तो कितना बढ़िया काम हो सकता है। सचिन तेंदुलकर के पापा कोई क्रिकेटर नहीं थे, बट आई थिंक 100% वो कितने अंडरस्टैंडिंग रहे होंगे कि लड़का पूरी दुनिया में छा गया। तो जितने भी बड़े लोग बने हैं उन सब में देखोगे ना, इनके पेरेंट्स सुनने में बड़े साधारण दिखे हैं, लेकिन उनके रोल कितने कमाल के थे कि ये इतने ऊंचाई पर जाने के बाद भी ये उतने अच्छे पेरेंट नहीं बन पा रहे। दे आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि वो दिल का रिश्ता था और ये दिमाग लगा रहे हैं। तो ये तुम्हारे पेरेंट्स के लिए मेरी तरफ से। और सोहम ने बहुत ब्यूटीफुली प्रेजेंट किया, मुझे पता है, अच्छे से याद है, उसको ईयर याद था, वो तो मेरे लिए पद्म भूषण जैसा था।
कि बहुत सारे पेपर में मार्क्स खराब आते हैं और क्लासेस के टेस्ट में मार्क्स खराब आते हैं। एक बार मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ, तुम दोनों के मुंह से, ये क्लासेस के टेस्ट में मार्क्स खराब आने से क्या बच्चा खराब या आने वाला एग्जाम खराब हो जाता है क्या? नहीं, आप दोनों का क्या एनालिसिस है? ऑनेस्ट आंसर बताना। मैंने एलन का लिया था। मतलब अब क्या टेस्ट सीरीज पूछ रहे हो? तो कोई भी टेस्ट सीरीज, लाइक तुम्हारी जो जिस क्लासेस में तुम टेस्ट तीनों सीरीज तो सब्जेक्ट। बकवास है। मतलब उसमें कोई कोई बार, मतलब उसमें हर बार मैथ्स का मैं अच्छे से कर लेता था, और फिजिक्स वो पता नहीं क्यों कुछ ज्यादा ही टफ क्वेश्चन डाल देते थे, मतलब बिना कोई रीजन के। और कोई कोई पेपर बहुत ज्यादा इजी दे देते थे। तो मतलब वो एलन का टेस्ट सीरीज वगैरह उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मतलब अगर कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, नहीं, अच्छा मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट एक है। ही नाम नहीं, किसी भी टेस्ट सीरीज नाम। हाँ हाँ, कोई भी टेस्ट सीरीज। हाँ, मैं एलन को ज्वाइन किया था। तो कोई भी टेस्ट सीरीज में मार्क्स को उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई अच्छा क्वेश्चन है तो फिर बस उसको देख लो क्वेश्चन, मतलब पेपर से, और ठीक कर लो वो स्पेसिफिक लेकिन कॉन्सेप्ट एक उसमें। बात बताओ, जब टेस्ट पेपर देते हो ना, उसमें मार्क्स खराब आते हैं तो बुरा तो हाँ, लगता ही होगा। वो एक्सटर्नल टेस्ट सीरीज का उतना बुरा, मैं मतलब मुझे पता अच्छा है नहीं उसका लगता, कि हाँ, लेकिन बट अगर इंटरनल एडवांस टेस्ट का सीरीज है तो। पेपर में, एडवांस का पेपर में 2016 में का पेपर 2 अभी भी याद है। उसमें वो कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया था मेरा। तो फिर कुछ मतलब 17-18 मेरे, नंबर आए थे। हाँ, तो प्लान ये था कि मैं पेपर के बाद मैं और कुछ पढ़ लूंगा और मम्मी पापा बाहर जाएंगे, बट मेरा मूड उतना खराब हो गया कि मैं भी उनके साथ बाहर चला गया। एडवांस का पेपर सीरियसली लेना है, वो ट्रू टेस्ट है, बट ये एक्सटर्नल कोचिंग का पेपर उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तुम्हारे इसी आंसर के साथ मैं एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। तुमने कहा हाँ 2016 का पेपर 2 तुम्हारा खराब हो जाए, मार्क्स भी याद है, तो मतलब उससे तो सडनली ये लग रहा होगा ना कि मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ, ये तो एक्चुअल पेपर है, अगर यही मेरा पेपर होता तो ये वाली फीलिंग तो दे गया होगा ना वो पेपर। हाँ, थोड़ा दिया था, हाँ। तो कैसे लड़े इससे? मतलब इसको भूल तो नहीं सकते हैं, बट जितना सप्रेस कर सकते हैं उतना करके अगला पेपर दे दो, और लकीली मेरा अच्छा गया वो तो। फिर ये कब हुआ ठीक है। था? हम्म, हाँ ये कब हुआ था, मतलब आप वो 2016 के पेपर आप एडवांस के पहले दिए थे क्या? ऑब्वियसली हाँ, बहुत एडवांस पहले देगा के ना, आई मीन एडवांस के आई बाद मीन क्यों देगा? कितना पहले से, आई मीन हाउ मेनी डेज बिफोर? 1 महीना होगा शायद। नहीं नहीं, वो अगस्त्या, हम लोगों ने पेपर कई बार दे दिए थे। फाइनली वो पेपर के फॉर्मेट में दे रहा था, उसके पहले भी हम लोग थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में पेपर बहुत अच्छा। सारे कर लिए थे, हो सकता है 16 मैथ्स उसमें। का सिर्फ शायद किया था, बट वो हाँ, उतना कुछ ओवरऑल याद नहीं। नहीं था मुझे। तो हाँ ऑब्वियसली एक्चुअल तीन पेपर चार ही महीने बाद, समझ सकते हैं। 3-4 महीने के बाद याद नहीं रहेगा। मैथ्स का हम लोग रिवीजन के टाइम पे करते जा रहे थे, हम्म। बट ही इज टॉकिंग अबाउट तीनों सब्जेक्ट का पेपर लास्ट में जब किया था वो, यस सर। है ना यही बोल रहे थे। हाँ, एंड का ही। अच्छा, ओके, एंड में मैं दिया था मैं एक आपने? बार फिर से उसी को हाईलाइट करना चाहता हूँ। जब पेपर एक्चुअल आईआईटी का देते हो, जिसको तुमने बेंचमार्क बना रखा है, और अगर वो खराब हो जाता है, तो ये फीलिंग बहुत सैडली घुस जाता है कि आईआईटी तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा और मुझसे नहीं होगा, है ना? अगर मेरा पेपर में ऐसा हो गया तो यू स्टार्ट हैविंग दिस बिलीफ। तो इस बिलीफ से बचने का सही तरीका जो अन्ना ने बताया, उन्होंने कैजुअली बता दिया, बट ये बहुत बहुत प्रोमिनेंट और टेस्टेड है। देखो रॉकस्टार बच्चे जो होते हैं ना, वो सोल्यूशन भी बहुत प्यार से, बहुत कैजुअली बता जाते हैं। ऑलवेज राइट नेक्स्ट पेपर। उसने बोला ना अगला पेपर लिखा, अगला पेपर बहुत अच्छा हुआ। नहीं, बट एक और इम्पोर्टेंट चीज जो एनकरेज करता है वो पेपर अच्छे से पेपर रिव्यू करना होता है, क्योंकि हाँ, उसमें दिख जाता है कि बहुत सारे क्वेश्चन में कर सकता था, प्रेशर की वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि उसमें फिजिक्स बहुत ज्यादा टफ था। तो उसके वजह से मेरा कुछ मतलब केम और मैथ्स में भी जो मैं कर सकता था, से छूट गया। मैं इसको और ब्रेक इन करता हूँ। मुझे याद है कि तुम जब मुझे बताते थे पेपर सॉल्व करने के बाद, जो लोग पेपर लिख रहे हैं ध्यान से सुन लो, ये लड़का पेपर रेगुलरली लिखता था और बहुत ऑनेस्टली मुझे सारे फीडबैक व्हाट्सएप करता था। मैं राइट है ना? कोई हाँ पुलिसिंग नहीं होती थी, टाइम फिक्स होता था, सब लोग पेपर लिख के खुद से भेजते थे। तो वो जो पेपर लिखता था ना, जैसे उसमें मान लीजिए किसी एक सब मैथ्स के पेपर में, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल पीवाईक्यू की बात कर रहा हूँ, अगर उसके पेपर में मान लीजिए मैथ्स में किसी में 25 नंबर आ गए, 25 मार्क्स आ गए, तो वो 25 मार्क्स के बाद का जो मार्क्स गया है ना, उसके लिए वो रीजन भी लिखता था कि सर इस वाले क्वेश्चन में मेरा ना 70-75% काम सही था, लास्ट का घाई कर दिया, जल्दी कर दिया, या मुझे समझा नहीं क्या करना है।
या मैंने इसका वो कर दिया। जैसे मुझे वो याद है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का एक प्लस माइनस वाले में से याद है तुमको, या एक हाँ साल पता पुराना? है वो अच्छा एग्जैक्टली याद क्या है? है। हाँ याद है, थोड़ा अरे बहुत याद है मुझे। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसका नाम मैंने अन्ना क्वेश्चन रखा है। वो आई थिंक 2019 का था एडवांस का। तो उसमें हाँ प्लस माइनस में से तुमने एक शायद प्लस या माइनस कोई एक ले लिया था, दूसरा होना चाहिए था। तो यू केम आउट लाइक तुम्हारा एग्जाम में गलत हुआ था। तो तुम आए वापस आते हुए बताते हो कि सर मैंने इसमें ना ये चीज जल्दबाजी कर दी, मल्टीपल है तो ये ज्यादा लग रहा था और मैं जल्दबाजी करके ये वाला पार्ट मिस कर दिया। तो तो मतलब तुम्हारा गलत नहीं हुआ। यही भरोसा दिलाएगा तुमको कि यहाँ जल्दबाजी में मैंने गलत किया, बट ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा कंसेप्ट है जो मैंने अभी तक सीखा ही नहीं। समझ रहे हो? इफ somebody इज स्कोरिंग जीरो इवन, इफ यू आर कमिंग आउट विद दिस थॉट कि मैंने जब सोल्यूशन देखा या डिस्कशन देखा, मुझे चीजें समझ में आ रही थी कि ये ऐसी गलती है जो अवॉइडेबल थी, तो मुझे खराब नहीं लगना चाहिए। और अगला सॉल्यूशन है कि अगला पेपर लिख दो, अगला पेपर अच्छा हो जाएगा। सो हम तुम्हारा 17 के साथ एक्सपीरियंस यही था। हाँ सर। मुझे मुझे आज भी याद है कि तुम, अभी मैं बोल सकता हूँ कि मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि सर क्या आपको सच में लगता है कि आईआईटी जाएगा? मतलब लिटरली ये क्वेश्चन उन्होंने मुझसे कई बार पूछा था, आई स्वेयर, कि सच में आपको लगता है कि आईआईटी जाएगा? जब मैं बोलता था कि मैं इवन एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले भी, मतलब मैंने उस कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी किया था। मैं बोला मैम आपला मुलगा आईआईटी बॉम्बे जा, मैं तो बॉम्बे ही बोला था, लड़के तू ही चीटिंग निकला, चीटर निकला, आई एम हैप्पी, मजाक कर रहा हूँ। अब बॉम्बे नजदीक है तो मेरे मुंह से बॉम्बे निकलता है। मैं बोला था आपला मुलगा आईआईटी बॉम्बे जाना, और क्या खुशी थी जिस दिन रिजल्ट आया था। कंधे पे उठा लिया था सब लोगों ने लड़के को, और उन्होंने मुझे वीडियो बना के भेजा। बराबर ना? हाँ सर। तो ये बताओ गुरु, तुम्हारा 17 का पेपर हो गया खराब, एडवांस का हाँ पेपर हो गया खराब, और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, और जबकि 17 का पेपर था बहुत आसान, है ना, उसका हाँ कट ऑफ सर। भी ऊपर गया था। क्या क्या फीलिंग दिया आपको? तो मतलब ऐसे लग रहा था आसान पेपर में ही कट ऑफ नहीं हो रहा है, तो असली पेपर में मतलब नॉर्मल लेवल पेपर में क्या होगा मेरा। इस घनघोर विचार से, बादलों से कैसे वापस आए? याद है सर, 17 का मतलब बहुत डिटेल्ड एनालिसिस किया था मैंने। ऐसे मन में रखा था कि अब जो नेक्स्ट है 18 का पेपर, उसमें फुल फुल एफर्ट से देना है, मतलब जितना असली पेपर में दूंगा वैसे ही पेपर देना है। मैं मतलब ये भी रूम भी चेंज किया था 2018 पेपर के लिए, जो 17 के लिए बैठा था। मैं वास्तु सोचा कि वास्तु नया चेंज। एनवायरनमेंट, नया सब, नया नए रूम में बैठेंगे, और सारे प्रीवियस पेपर्स एनालाइज किए थे कि 18 पेपर तो अच्छा ही जाना चाहिए। और गया था सर, मतलब 18 में मुझे लगता है कुछ मेरी जो अभी रैंक है उससे भी अच्छी रैंक आई थी। अच्छा वाह। हाँ सर। तो अप डाउन होता है। और एक ऐसा मतलब पेपर देने से ही ये प्रैक्टिस आता है कि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स को अफेक्ट ना करे। मतलब हमारे जो स्ट्रैटेजी होता है पेपर देने का, वो हमें पता नहीं कि पेपर कैसे आने वाला है, टफ इजी, मतलब जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे वो टफ आ सकता है, इजी आ सकता है। और करेक्ट। शायद उसी दिन वो टफ आ गए तो पूरा पेपर उससे खराब नहीं जाना चाहिए ना। तो वो मतलब एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को अफेक्ट नहीं करने चाहिए, वो प्रैक्टिस सब बस पेपर से आता है। करेक्ट। तो एक एक बच्चे ने अन्ना क्वेश्चन भेजा है अभी। अन्ना नी साप्टे, हाँ खाली एप्पा साप्टे। मीटिंग से पहले ही। अच्छा अच्छा। सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या इनसे? हाँ एक मिनट, मैं पहले पूछ लूँ फिर तुम्हें नंबर देता हूँ। लोग पूछ रहे थे कि एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे 2 साल, कुछ एंटरटेनमेंट था लाइफ में? बास्केटबॉल ही था वापस। अच्छा। और कोई जैसे मूवी शूवी देखने के लिए कहीं? मेरा मूवी में इंटरेस्ट पता नहीं, मतलब 8th स्टैंडर्ड के बाद चला गया, पता नहीं क्यों। सोहम तुम्हारे लिए ऐसा कुछ? एंटरटेनमेंट वाइज 11th में संडे को फ्रेंड्स के साथ कभी कभी वीडियो गेम्स खेलता था। वो 12th में बंद हुआ था सर। और 12th में बंद हुआ था या बंद करवाया गया था? नहीं सर, टाइम में से मिलता नहीं था। अच्छा। मतलब मुझे, मतलब मेरा जो प्लान था वो कंप्लीट करने के लिए मुझे वो गिव अप करना पड़ा था। तो मैं गिटार बजाता था और फुटबॉल खेलता था। ओके।
मेरी तरफ से एक और क्वेश्चन बच्चे ने भेजा है कि ये कितने घंटे पढ़ते थे लोग। इसका कोई मतलब घंटों में कैलकुलेशन है, किसी को याद है? मतलब सोहम। और आई थिंक जितना करना पड़ता है उतना कर लो। अच्छा, यू आर सेइंग कि काम फिक्स था, घंटे नहीं। हाँ वही, हाँ काम फिक्स। सोहम हाँ सर, तुम्हारी मुझे तरफ लगता से? है 11th में ऐसे नंबर से जाए तो 11th में शायद थोड़ा कम था ऐसे 5-6 hours पर डे थ्रू आउट द वीक देता था सेल्फ और स्टडी आप के लिए। और डमी स्कूल में थे क्या? हाँ, डमी स्कूल। हाँ अच्छा, कोचिंग के मतलब आई मीन वो स्कूल के कोचिंग के बाद 6 आवर्स या मतलब होल डे? मेरा कोचिंग हफ्ते में 3 दिन होता था। तो जब कोचिंग था तो हमारा कोचिंग टाइमिंग्स थे, मुझे लगता है 3 to 9। और मैं कोचिंग को जाता था सुबह ऐसे, सुबह आई टू वेक अप एट 9 o'clock, 9 to 12 स्टडी एट होम, 12 to 1 लंच, फिर 1 o'clock को निकलता था घर से। मैं तो कोचिंग जाते समय पढ़ता था, तो उधर भी 1 to 2 ऑटो में पढ़ाई, 2 to 3 कोचिंग में पढ़ाई, और फिर अच्छा, थ्री टू ऑटो में नाइन भी पढ़ते कोचिंग। थे? हाँ सर, बहुत लंबा ऐसे कम्यूट था। और नॉन कोचिंग डेज का मुझे रूटीन उतना याद नहीं है, पर आई थिंक अराउंड 7 hours। जब एग्जाम्स बहुत नज़दीक आते थे तब मुझे याद है कोचिंग को 8 बजे जाता था और 8 बजे वापस आता था। बाप रे, तुम्हारा और अन्ना का कोचिंग तो सेम ही था ना? नहीं सर, नहीं, अलग कोचिंग कोचिंग अलग अलग। था। अच्छा गाइस, अब तुम लोग बच्चों जो पूछना है पूछ लो, ओवर टू हाँ यू। मैं पूछूंगा सर। हाँ बोलो, अपना नाम बताओ और फिर पूछो। मेरा नाम अगस्त्य है। मैं दिल्ली में रहता हूँ। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपको पता ही होगा कि कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। तो मतलब मेरा डाउट ये है कि वो कंपटीशन मतलब वो सिर्फ 2000 से मतलब 2000 के बियॉन्ड वाले इंक्रीज हुआ है, या फिर लाइक इज द कंपटीशन इन 5 टॉप 100 500,000, इज इट स्टिल द सेम? कुछ समझे नहीं अन्ना, क्या? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, मतलब ये कहना इसका चाह तुम कुछ कर तो नहीं सकते हो, तो फिर इसके बारे में टेंशन मत लो। नहीं नहीं, मेरा हाँ मतलब यही पूछ रहा हूँ मैं कि वहां भी इंक्रीज हो रहा है या फिर लाइक ओनली द 2000 3000 वाला पार्ट? इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आईआईटी में जो फर्स्ट रैंक था उसके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। हाँ 50th रैंक जो पाया बच्चा है उसके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, बट वो ये सिर्फ काफी, ऊपर के रीजन में हो रहा है, वो बीच के रीजन सेम ही है, मुझे तो ऐसे ही लगता हाँ है। हाँ, यू आर राइट। परसेंटेज वाइज इफ यू सी ना, दे आर मोर और लेस सेम। बट अगेन मैं बोल रहा हूँ कि डू नॉट सी द मार्क्स ओनली। जैसे अगस्त्य, तुम्हें समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए ब्रिटेन में तुम्हारी शादी करवाई और वहां पर मैं खुश होकर के बहुत पैसे लुटा दिए, और एक तुम्हारा दोस्त जो तुम्हारे बैच में है वो पैसा लूट रहा है वहां पर, और हम्म। मैंने लुटाए डॉलर, पाकिस्तानी रुपी, इंडियन रुपीस और पाउंड, है ना? वो दोस्त उस लूटने के नशे में सारे पैसे लूट रहा है। ही इज नॉट डिफरेंशिएटिंग इट। बाद में इकट्ठा किया तो दो दोस्तों ने इकट्ठा किया तो देखा एक के पास बहुत सारा पैसा था और एक के पास थोड़ी कम करेंसी थी। बहुत सारे वाले के पास पाकिस्तान रुपीस ज्यादा निकला और कम वाले के पास पाउंड एंड डॉलर निकला। तो अभी तुम कैसे कंपेयर करेगा? वो बोलेगा उसने तो बहुत मेहनत किया, उसने ज्यादा पैसा लूटे, है ना? इट्स नॉट अबाउट द मार्क्स, इट्स अबाउट द रिलेटिव मार्क्स। तो अगर रिलेटिव मार्क्स इफ यू कंपेयर ना, तो ऐसा कोई कंपटीशन हर साल बदला नहीं है, सेम मोर ही और है। लेस। जैसे मैं बोलूँ कि इसको चेंज, जो तुम जिस लैंग्वेज पूछना चाहते हो, जैसे मान लीजिए अन्ना को मुझे लगता है कि अन्ना शुड हैव बीन इन टॉप 100, है ना? सर एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो अन्ना जिस ब्रांच में है वहां पर वो लीडर रहेगा। अन्ना का हो सकता है एग्जाम्स का एक दिन और अच्छा हो सकता था, बट इसका ये मतलब नहीं कि उस एक दिन के कम अच्छे होने से अन्ना बिकम कम अच्छा और आगे भी कम अच्छा। ही इज क्रूजिंग इन हिज बैच। तो कंपटीशन मोर और लेस एवरी ईयर इज द सेम बच्चे, देयर इज नो चेंज। ये सर, बट क्योंकि सर ये मुझे क्वेश्चन ऐसा क्योंकि अभी आपको पता ही होगा नीट में क्या हाल हुआ इस बार।
उसके बाद अबे जेई उसका मेंस का भी उसके वो लिए इन एनटीए बच्चों का गलती है ना। उसके लिए इन बच्चों को क्यों जिम्मेदार करता? हो सकता है इनके मन में मलाल हो, कहीं हमारे साथ भी तो नहीं हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं है, मजाक करो। जेई इज कम्प्लीटली डिफरेंट। दे आर नॉट, दैट इज नॉट गुड क्वेश्चन टू इसमें आस्क। ऑल्सो कि मेंस का भी सबसे बहुत हाई कट ऑफ था, उसके बाद एडवांस में हाईएस्ट स्कोरर था। तो मेंस में कभी कभी किसी किसी एक एक स्लॉट में काफी स्पाइक होता है गुरु, देखा है ना तुमने? मतलब हाँ हर साल सर, मेंस का कोई न कोई एक स्लॉट थोड़ा अतरंगी दिखता है बाकियों से, अचानक से सूट अप करेगा मार्क्स उसका। जैसे इस साल भी कोई एक दिन था 27 का पहला पेपर, उसमें कट ऑफ एकदम एब्रप्टली हाई था बाकियों से। इसका मतलब रीजन क्या है अक्षर सर? रैंडमली हम्म इतना रैंडमली क्यों होता है सर ये स्पाइक? अब उसका बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। आज समथिंग विच इज इन आवर कंट्रोल। पर एडवांस में नहीं होता है ना सर ये, सर मतलब इट्स ना वेरी। एडवांस सर मैं और एक अच्छा है, मतलब नीट स्टूडेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, पर एनटीए पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है अब। वो नेक्स्ट टू बी अब ऑनेस्ट, उनका परफॉर्मेंस अब होगा, शायद इम्प्रूव होने वाला है। बहुत ही प्रेशर आ गया उनके ऊपर अब। अगर वो एक और एग्जाम का कुछ हो गया है नीट के बाद भी। एनईटी भी हाँ, कैंसिल हो गया। हाँ हाँ वही। हाँ सर, एक मतलब और बात सर कि आप लाइक since when did you start solving the very high level questions during your preparation? मतलब जो टोटल आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जो मतलब रेगुलर क्वेश्चंस के आसपास भी नहीं है वैसे क्वेश्चंस। मैंने ये सब मतलब शायद ऐसे बीच बीच में जो प्रोफेसर्स देते थे वो तो करता था, पर ऐसे रेगुलर बेसिस पे मेंस के बाद, दोनों फर्स्ट मेंस के बाद। अच्छा, आपने जीएमपी की थी क्या, ग्रैंड मास्टर्स पैकेज? मैथ्स के अलावा पूछ रहे हो? तीनों? नहीं, फिजिक्स में तो मैंने फिजिक्स में नहीं, फिजिक्स केम में नहीं किया था। मैथ्स में सर आपने जो सम दिए थे वही किया था। हाँ मैथ्स मैथ्स में अच्छे से कर लिया था। मैथ्स में हम लोगों ने बहुत कुछ सीक्रेट सोर्सेज से किए थे, लड़के सारे रिवील मत कर दो। हाँ और किसी को कुछ पूछना है? हाँ मुझे The बोलो। My name is Manas, and I had the doubt ki is it worth taking a better branch at lower IIT, or is it better that you take a less preferable branch but in a top IIT? And बहुत अच्छा क्वेश्चन है। is it अन्ना, worth मैं इस leaving क्वेश्चन a को branch थोड़ा of your choice to get a better IIT? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फ्रेम कर देता हूँ। ये पूछ रहा है कि आईआईटी चेन्नई में ओसिन ब्रांच या ऐसा कुछ नीचे का ब्रांच मिल जाए, या फिर आप आईआईटी तिरुपति में तिलक लगा के इलेक्ट्रिकल ले लो। मतलब ऐसा, लाइक साधारण भाषा में। और आंसर करो। हम्म अनलेस लाइक जो लोअर आईआईटीज में मोस्टली सीएस इलेक्ट का ब्रांच है, अनलेस इसे 100 मतलब 1000% गारंटी है कि सीएस के अलावा कुछ करना ही नहीं है, आई वुड जनरली रिकमेंड एक से हायर आईआईटी लेना। जो अपॉर्चुनिटीज, कैंपस लाइफ, फैसिलिटीज जो होते हैं स्पेशली बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली में, वो बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल होते हैं, मतलब लिटरली नेक्स्ट लेवल। और प्रॉफ्स, जब तुम्हें शायद ऐसे मास्टर्स करना है, तब वो ये भी देखते हैं कौन से प्रॉफ्स के साथ आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो। तो जनरली जो कंट्री के टॉप प्रोफेसर्स है, उनके पास बहुत अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, वो टॉप टियर आईआईटीज में होते हैं। एंड ऐसे एटलीस्ट मद्रास में कोर्स काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो इवन इफ यू आर इन ओशन इंजीनियरिंग, यू कैन स्टिल पिक अराउंड 40% ऑफ ए कोर्स। तुम्हें सीएस करना है, एआई करना है, इलेक्ट्स करना है, तो इलेक्टिव्स ले सकते हैं, माइनर्स कर सकते हो, या डुअल डिग्री भी कर सकते हो उन सब्जेक्ट्स में। तो in most cases I would say take tier 1 IIT unless you're एकदम 1000% sure कि CS के अलावा कुछ है नहीं। तो मैं इस बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैं इस बार भी बच्चों को इसी तरीके से ही सेलेक्ट किया था। जैसे अभी अक्षय अय्यर का भाई है, उसके लिए मैं मम्मी से बोला कि भाई इसको सीएस ही कराओ और कोई ब्रांच नहीं करना, किधर भी मिले सीएस ही देना है। तो उसको फाइनली आईआईटी भिलाई सीएस मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी। एंड मतलब कुछ बच्चे, जो तूने कहा बिल्कुल सही है, अगर आपको ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्रांच नहीं चाहिए, तो ये वैसे हो गया ना, रिक्शे में आप लेट करके जा रहे हो या प्लेन में खड़े हुए हो, जल्दी कौन पहुंचेगा? ये वैसा वाला क्वेश्चन हो गया। मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग एनी कैंपस, बट आई एम जस्ट सेइंग कि
एक कैंपस का जहां रेपुटेशन आया है पहले से, वहां पर क्राउड भी बहुत अच्छा है. इट इज एज गुड एज यू आर वॉचिंग सेम मूवी इन सिंगल स्क्रीन और वॉचिंग सेम मूवी इन पीवीआर. अंदर जो एक्टिंग करने वाला थे वो सब कर चुके हैं, वो फिक्स रहने वाला है. बट जो को ऑडियंस होगा उससे आपका थोड़ा एंटरटेनमेंट जो कोसेंट होगा वो बदल जाए. आई थिंक जो सोहम कहना चाहता था वो यही है, और वो बिल्कुल सही है कि आईआईटीज में थ्रू माइनर एंड थ्रू इलेक्टिव्स आप, जैसे आसान भाषा में अगर बोलूं तो आईआईटी में, हर एक आईआईटी में आज के डेट में सीएस और नॉन सीएस दो कैटेगरी है बस, है ना. मतलब एक बंदा सीएस है और वो जो मर्जी करना चाहे करेगा, उसकी शादी पक्का है. दूसरा जो नॉन सीएस वाला है, उसको कोडिंग करना है गुरु, चाहे कुछ करे या ना करे, कोडिंग जरूर करना है उसको. उसको पता है कि बढ़िया नौकरी इसके थ्रू भी मिल सकती है ना. एम आई राइट समवेयर? हाँ सर. हाँ तो अब नॉन सीएस में तुम किसी भी नाम से जाओ, ओसीन में जाओ या माइनिंग में जाओ या बायोटेक्नोलॉजी में जाओ, इट इज कमिंग टू, वो तुम्हारे सर्टिफिकेट प्रिंट होके आएगा. तुम्हारी किस्मत तो कोडिंग बदल रही है, और कोडिंग वहां के एनवायरमेंट से तुम्हें पता चलता है. जो दोस्त, अगर तुम सोचो अन्ना के साथ तुम 1 घंटे बैठ करके तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ सकता है, अगर अन्ना तुम्हारे साथ 4 साल रूम पार्टनर बन रहा है या कॉलेज पार्टनर दोस्त है, तो तुम्हारी लाइफ में कितना चमक आ सकता है. यू कैन इमेजिन दैट. मतलब आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल मेटाफोरिकली कि आपके जो आसपास का पीयर है वो आपका पूरा सोचने का तरीका बदल देता है. तो जब आप थोड़े से लोअर स्टेटा में जाओगे, हो सकता है आप ही वहां के बेस्ट बच्चे हो. वो कहावत है ना कि इफ यू आर इन एक रूम में हो जहां पर तुम ही सबसे अच्छे हो, यू आर नॉट इन राइट रूम, चेंज द रूम. ओके, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? हाँ मुझे है बोलो. सर, ये फिजिक्स कैसा ठीक करने का? अन्ना. हाँ बस इतना ही है। प्रैक्टिस करना। मैं फिजिक्स के लिए आई यूज टू लिमिट माई सेल्फ टू बस एचसीवी और मेरा मॉड्यूल जो है, मतलब एचसीवी में बेसिक और मॉड्यूल में कुछ, एचसीवी में उतना एडवांस नहीं रहता है तो फिर मॉड्यूल कर लेता था एडवांस के लिए। और रिवीजन टाइम में मैं डीसी पांडे फॉलो करता था, वो बुक बहुत बढ़िया है। तो फिर बस इन्हीं सम्स को बार बार करते रहो और एडवांस का पेपर अच्छे से रिव्यू करो, इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं किया। इसका आप सिलेबस मैथ्स में खत्म हो चुका है. ही इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम मैथ्स एंड ही इज अमेजिंग बॉय. तुम्हारे जैसा ही है. तो अच्छा, एक बात जल्दी से अन्ना, एक चीज ऐड कर दो. जून में अगर बच्चे का मई में सिलेबस खत्म हो गया, पूरा मैथ्स खत्म हो गया, जून और जुलाई में अगले 2 महीने के लिए इसको क्या टारगेट लेना चाहिए? दे मैथ्स हैव का स्टार्टेड आप राइटिंग तो एक्चुअल संभाल पीवाईक्यू लोगे आल्सो. ना? फिजिक्स केमिस्ट्री का आप पूछ रहे हो? नहीं नहीं, मतलब अभी क्या करना चाहिए? मैथ्स खत्म हो चुका है, दे आर स्टार्टिंग पीवाईक्यू. उनको और क्या ऐड करना चाहिए मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, जिससे उनको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर सके? फिजिक्स के में तो सिलेबस चालू होगा ना? हाँ. हाँ, तो ये टाइम में मेरा फिजिक्स में शायद इलेक्ट्रो चालू हुआ था, तो फिर मैंने फिजिक्स को बहुत ध्यान दिया था क्योंकि मैथ्स का लोड थोड़ा कम हो गया था। तो इसलिए मेरा इलेक्ट्रो बहुत अच्छा था थ्रू आउट, मतलब मुझे रिवाइज करना भी नहीं पड़ा उतना। तो मैंने फिजिक्स केम को थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, और मैथ्स मतलब जब तक उनका सिलेबस खत्म नहीं होता है तब तक उनको थोड़ा मैंने एक्स्ट्रा प्रायोरिटाइज किया, क्योंकि तब इम्पोर्टेंट चैप्टर्स भी आते होंगे। तो और मुझे याद वो है कि तुमने मैथ्स में उस 2 महीने में बहुत बढ़िया रिवीजन किया था, एंड यू वेर सॉल्विंग सम मिसलेनियस क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज, जो अभी एक बच्चे ने विकी लीक किया है. तो ऐसे बहुत सारे सोर्सेज हमने साइड बाय साइड चालू कर लिए थे, इंटीजर टाइप एंड ऑल दैट, है ना. मैं नाम इसलिए नहीं लेता ना, कुछ लोग डायरेक्टली उसको फॉलो करने लगते हैं. इट इज नॉट रिकमेंडेड एवरी सोर्स फॉर एवरी किड. तो पता लगा कि आप किसी और डोमेन में हो और वो सोर्स कर रहे हो, फिर मुझे गाली दोगे, पता नहीं कौन सा रिकमेंड कर दिया. वो बहुत गाइडेड, मतलब जीएमपी को कराना सब्जेक्टिव वाला, याद है तुम लोगों को ना, वो बहुत गाइडेड होना चाहिए. वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और बहुत डिप्रेसिंग भी हो सकता है आपके लिए. उसके लिए जो जरूरी कंसेप्ट हो आपको आनी चाहिए. हाँ, एनीवे, और कोई डाउट किसी को? और ये सर मैं हार्ड पूछ चैप्टर्स। बोलो. या बोलो आप बोलो बोलो, ऋषि. वेदास भाई आप बोलो। हाँ, और ये हार्ड चैप्टर्स फिजिक्स में कैसे करने का है, जैसे रोटेशन वगैरह?
डीसी पांडे बहुत बढ़िया बुक है, मतलब आई लाइक डीसी पांडे वेरी मच। उसमें मतलब पूरा बुक कर लो उसका, मतलब सॉल्व एग्जाम्पल सब बहुत अच्छे से कर लो, और फिर एक्सरसाइज में जो बहुत आसान है उसको छोड़ दो, बाकी सब कर लो। इसको पक्का 10% डीसी पांडे से मिला है। क्यों सोहम? हाँ सर, तो नहीं मुझे सर, भी वो ऐसे सच इसको में लगता है। बहुत बढ़िया बुक है, उसमें 10% सोल्यूशन भी है। मिला है तो 5% अपना बनता है, बाकी ये रख ले। ठीक है, 5% सोहम को दे दो, 5% मुझे दे दो, ज्यादा लालच नहीं कर रहे हम लोग, बाकी जो बचे तू रख लो। हाँ सर सर, मैं क्वेश्चन पूछ था लूं? हाँ सर, बोलो। आपके कितने मार्क्स आए थे एडवांस में? आई मीन ऑल द 3। क्या सवाल है? हाउ मेनी मार्क्स डिड यू गेट इन ईच सब्जेक्ट इन एडवांस्ड? वो ब्रेकअप ब्रेकअप बोल करके चुप मत हो जाना गुरु, यहाँ आ, बला अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं लोग। मेरा फिजिक्स 88 था, ऑल ऑन 120, फिजिक्स 88, मैथ 69 और केमिस्ट्री 55। मैथ्स इसके पेपर में बहुत टफ था, तो फिर से तुम हाँ ये मत जज कर लेना कि मैं पाकिस्तानी करेंसी बहुत सारा 2 बोरे भर के लाया तो बहुत अमीर हो गया। तो हाँ, मैथ्स का 23। मेरा रिलेटिवली अच्छा ही था, बट केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा खराब था। और बेताज क्या, और कोई किसको क्या पूछना है? अथर्वा तुम क्या सर पूछना सर चाहते हो? मैं पूछूं, हाँ बोलो। आपने बोर्ड्स और जेई का प्रिपरेशन कैसे मैनेज किया तो 12th बहुत फर्स्ट बोर्ड्स में में? बहुत मैं डरते डरते ही जाता था हर बोर्ड एग्जाम बहुत के लिए, बहुत बचा बचा है वो बट क्वेश्चन। लकीली अच्छा गया। अगर जेई का पढ़ाई अच्छा हो जाता है तो फिर पीसीएम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इंग्लिश का कुछ कर मुझे लो। मुझे याद है कि तुमने जनवरी या फरवरी में, फरवरी में आई गेस, तुम यू हैव स्टार्टेड राइटिंग द प्री प्री बोर्ड्स, और नहीं, उसी प्री टाइम पे बोर्ड्स बोर्ड्स वेब में था। आप बोर्ड्स में था। अच्छा, जैन में तुमने प्री बोर्ड्स, मेंस के राइट आफ्टर मेंस you हाँ started writing, or that was the first time you started actually preparing for boards? हाँ, मतलब दिसंबर में, सब हाँ। बोर्ड्स के लिए एक टिप, तो बोर्ड्स के प्रैक्टिस पेपर देते हो ना, जेई जैसे ही दिए, मतलब प्रैक्टिस पेपर लिखना फिर उसका रिव्यू करना, उसे प्रिपरेशन बहुत आसान होगा। स्पेशली मतलब पहली बार जो सब्जेक्ट्स आप खोल रहे हो, इंग्लिश, फिजिकल एड वैसे। इसी के साथ ये भी बता दो कि आपके बोर्ड में क्या परसेंटेज थे, ताकि इन मेरा लोगों को। 95 था शायद, अरे बाप रे, वहां भी ज्यादा था। याद में। अन्ना? मेरा 96 था। अरे बाप रे। जबकि अन्ना के लेकर के, बोर्ड्स को लेकर के घर में थोड़े परेशानी थी, क्योंकि अन्ना ने बोर्ड्स तैयारी लास्ट मोमेंट तक स्ट्रेच करके रखा था, नहीं किया था। बट आई वाज श्योर कि वो हो जाता है, वो सही कह रहा हो कि जब आप जेई के लिए तैयारी करते हो तो वो हो जाता है। हाँ जी, सर और इनका किसको क्या कौन सा पूछना? बोर्ड था? महाराष्ट्र बोर्ड था। सीबीएसई। सीबीएसई। सीबीएसई था। मेरा अच्छा। सीबीएसई है। महाराष्ट्र बोर्ड थोड़ा वो मार्किंग कुछ गड़बड़ रहता है, वही मैंने सुना है। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, वो महाराष्ट्र बोर्ड एचएससी बोर्ड बहुत महाराष्ट्र में देते ही मार्क्स काटता है। भरोसा नहीं हाँ है उनका। महाराष्ट्र में हो ऐसा बोर्ड का बुराई करोगे तो नीट जैसा तुमको भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। ये बोलो। टेस्ट में नेगेटिव मार्क्स कैसा कम करने का? एमसी मतलब है मल्टीपल चॉइस जो रहता है, उसमें बिल्कुल गैस मत करो। ओके। हाँ, इसका मतलब मल्टीपल तू चॉइस अभी को तक गेस कैसे ठीक करता करना समझ है? के। हेलो भैया, मतलब मल्टीपल चॉइस को मतलब हाउ डू वी एक्सेल इन देम? ही इज टॉकिंग अबाउट मोर देन वन आंसर करेक्ट को कैसे एक्सीलेंट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा सेफ रहो उसमें, रिस्क मत लो, क्योंकि पार्शियल मार्क के बदले -2 आ जाएगा, फिर रिस्क मैं मत लेना। इस मैं इस बच्चे का ना जो रीड बिटवीन द लाइंस है मैं बताता हूँ। मल्टीपल में क्या होता है, एक क्वेश्चन नहीं होता है, वो 4 ऑप्शन 4 क्वेश्चन बन के आते हैं। तो कभी कभी क्या होता है ना, आप बहुत एफर्ट दे करके, जैसे एक क्वेश्चन को आप 2 मिनट देना चाहते हो, आपका दो यस। मिनट एक ऑप्शन के सही होने में निकल गया, तो अब आप थोड़े प्रेशर में आ जाते हो कि मुझे इसमें एक ही नंबर के लिए 2 मिनट चला गया। तो थोड़ा ना, आप अगर हाफ हाफ 50-50 रहता है तो आप थोड़ा खेल जाते हो वहां पर। तो ये चीजें थोड़े कम्युनिकेटेड नहीं होती, तो उस चक्कर में क्या होता है कि आपके वो माइनस में ले जाते हैं, जो आपने कमाया था वो भी लुटा दिया। यस सर। तो आप मल्टीपल के लिए ना टाइम पहले से फिक्स कर दो, मैं इतना ही टाइम मल्टीपल को देना चाहता हूँ, उसमें जितना सही हो सकता है हो जाने दो। यस सर। कभी भी उसे जैसे जो मैंने भी बताया ना, वो क्या होता है ना कि आप एक सही हो गया, अब आपके ऊपर दबाव है कि 2 मिनट में सिर्फ एक ही मार्क्स आ रहा है, तो मुझे अगले 1 मिनट में तीनों ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेने। यस उस सर। दबाव की वजह से आप गलत डिसीजन लेते हो।
यस सर। तो आइडिया यही कि आपको टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना चाहिए। जो आपकी प्रॉब्लम है, ये इन दोनों की भी प्रॉब्लम थी, और ये काफी कॉमन सभी बच्चों की प्रॉब्लम होती है। कॉमन हाँ आइडिया है कि आप एक टाइमर लगा करके 10 क्वेश्चन 30 मिनट्स में यस करो, फिर आप इस चीज को एक्सप्लेन करो टीचर को कि मैं ऐसा कर रहा था, इसमें ये गड़बड़ी कर रहा हूँ, ओके सर। तो थोड़ा अच्छा उपाय बता सकता हूँ उसे। बट सर लास्ट अगला। क्वेश्चन भैया, कि आप ऑर्गेनिक में वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करते हैं? वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब आपको बहुत इंफॉर्मेशन दे देगा वो, उसी बार रिएक्शन के बाद रिएक्शन के बाद रिएक्शन, ढेर सारे रिएक्शन होते हैं, तो उनको कैसे टैकल करें? मोस्टली ऑर्गेनिक में वो ऐसे बहुत ट्विस्ट करके डेटा देते हैं, पर यूजली किसी न किसी को नेम्ड रिएक्शन ही होता है वो। मुझे एग्जैक्ट अब वो रिएक्शन याद नहीं है, पर रिएक्टेंट्स के नाम थोड़े ट्विस्ट करेंगे, एक एक्स्ट्रा रिएक्टेंट डालेंगे, पर बॉइल डाउन टू सम रिएक्शन दैट यू सीन बिफोर ओनली। तो ऑर्गेनिक में उसका बहुत होता है, मतलब बहुत गो ओवर योर नोट्स मेनी टाइम्स, जो रिएक्शंस पढ़े हुए वो बहुत अच्छे से होने चाहिए, क्योंकि एडवांस में वही करेंगे, तो बड़े बड़े रिएक्शंस देंगे, शायद सारे टेक्स्ट बुक्स में वो रिएक्टेंट को नाम से लिखा जाए, और एडवांस में उसका वो स्ट्रक्चर देंगे, फिर वहाँ कंफ्यूजन होता है। यस सर, हाँ हाँ। और तो रिवीजन के और टाइम बढ़िया सोर्स एमएस चौहान है, उसका पहला एक्सरसाइज में जिसमें मतलब बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 200 लगभग। हम वो बहुत मतलब, अच्छा है वो बुक। बट अच्छा हाँ हाँ, वो तुम्हारे करता हूँ मैं कोचिंग हाँ। सर से पूछते रहना डाउट्स, मतलब उसमें मतलब वेरी फ्यू बट कई कई थोड़ा इरेलीवेंट रिएक्शन भी रहता है, तो यू शुड नो कि वो इरेलीवेंट है ताकि तुम टेंशन ना हो जाए। अच्छा, आपने अमेजोन कब की थी मतलब? मैंने रिवीजन के टाइम ही किया था, वो बहुत हेल्प किया ऑर्गेनिक में। अच्छा मतलब रिवीजन से पहले मेरा केमिस्ट्री बहुत खराब था, मैं वो बुक छू भी नहीं सकता था। रिवीजन के टाइम ही मेरा केम मतलब थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ कि मैं एमएस जॉइन कर पाया। अच्छा। मुझे सर याद मैं है पूछ बीच लूँ? में। हाँ हाँ, बोलो। तो भैया मैं अभी रिसेंटली 11th में आया हूँ और मुझे रियलाइज हुआ कि केमिस्ट्री वीक है, मतलब वो मोल कॉन्सेप्ट मेरा कुछ जम नहीं रहा, तो कैसे पढ़ाई करें केमिस्ट्री में? मूल कॉन्सेप्ट मतलब आ, खास ही पढ़ाई कर सकता है ये पता नहीं, पर मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री उस चैप्टर पे हाँ। बेस्ड है, प्रीटी मच फुल फिजिकल केमिस्ट्री वो चैप्टर आने वाला है वापस वापस। तो आ, मोल केमिस्ट्री अच्छे करने के लिए सब। तुम्हारे कोचिंग तो कोई लोकल कोचिंग है या अच्छा मतलब बड़ा पेस वाला? पेस में हूँ, पेस में। बेस है ना, तो फिर मॉड्यूल है ना, तो उससे होमवर्क का सारा कर लो, और अगर फिर भी डिफिकल्टी है तो फिर खुद से ही ढूंढ के करना चालू कर दो, और जो भी डाउट है सारा कुछ पूछ लो सर से। मतलब तुम डाउट सर के पास ना, मतलब क्लास के बाद भी जाके डाउट पूछो, ओके वैसे कर ओके, लो। थैंक यू। तो मुझे बताना, मैं थोड़ा हेल्प कर दूंगा तुझे लड़के, जो हाँ बात सर, इनको बताया। ठीक है तो सर। और मैं किसी पूछ को? सकता हूँ? हाँ हाँ, अरे बिल्कुल। हाँ। भैया, अगर आपकी सपोज कल एग्जाम रहती है तो आपको ऐसा रात को ऐसा डर बडर लगता रहता है कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, तो उसकी वजह से लाइक स्लीप भी बिगड़ जाती है, तो व्हाट डू यू डू द नाइट बिफोर द एग्जाम्स? खेलना, खेल लो मतलब कौन सा जैसे। एग्जाम है? मंथली एग्जाम है लाइक इंस्टीट्यूट का? फुल टेस्ट, लाइक जितना भी पोर्शन हुआ वो सबका टेस्ट अगर ले रहा है, तो आप क्या करोगे लाइक वन डे बिफोर द एग्जाम? वैसे पढ़ाई छोड़ के वॉक पे जाता था, लॉन्ग वॉक, थक के आता था, गुड सो गुड जाता था। गुड सजेशन, वेरी गुड सजेशन। ओके। अन्ना। लाइक ट्राई ट्राई सम फिजिकल एक्टिविटी। ओके। हाँ वही बेस्ट है। भैया कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मतलब डिफिकल्ट पार्ट हो जाता है और एंडिंग में थोड़ा सा मतलब सिली मिस्टेक हो जाता है, वो अवॉइड कैसे करने का मतलब? ये अन्ना, तुमको बताऊं, ये बच्चे का आईसीएसई बोर्ड में गेस करो कितना परसेंट रहा होगा 10th में? 99। 99.4। मतलब बढ़िया। मैं इससे पूछ रहा था कि भाई ये 0.6 किधर गए। हाँ बोलो। ठीक है, आप एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ लो बच्चे, मेरा बहुत फेवरेट बच्चा है, बहुत ही फेवरेट। सर लड़के एक क्वेश्चन बार वापस क्वेश्चन फिर से पूछिए क्या? पूछ ले। अच्छा ओके सर। तो भैया मतलब मैं डिफिकल्ट पार्ट कर लेता हूँ क्वेश्चन का, पर कभी कभी एकदम लास्ट में सिली मिस्टेक हो जाता है जिसकी वजह से -1 मिल जाता है मतलब, तो वो सब अवॉइड कैसे करने का मतलब?
वो ज्यादा प्रैक्टिस करने से ना मतलब ऑटोमेटिकली सिली मिस्टेक कम हो जाता है। मतलब यू वोंट बिलीव कि मतलब ऑटोमेटिकली कैसे हो सकता है, बट मेरे साथ हुआ था। मैं 10th तक बहुत सिली मिस्टेक करता था और 11th 12th में मैं बहुत सारे सम सॉल्व करता था, मतलब टिल द एंड आंसर। तो एंड तक पूरा जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो फिर सम को बीच में छोड़ के मत जाओ, पूरा एंड तक सॉल्व करो। तो ऐसे करते रहोगे तो फिर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यही मैंने देखा सिली मिस्टेक कम करने का तरीका। मैं इसमें और कुछ एक ऐड है करना कि था। हाँ सोहम गो है। कभी कभी ऐसे डिफिकल्ट पार्ट जब मैं, तो वो डिफिकल्ट पार्ट जब क्रॉस किया सम का, तब ऐसे एक्साइटमेंट आता था कि हाँ अब तो हो गया। तो इसके बाद जल्द में कुछ सिली मिस्टेक होता था। तो ये रिकग्नाइज करना कि हाँ तू अब एक एक्साइटेड स्टेट में है, अब थोड़ा नीचे आना है, वो रिकग्नाइज कर सकते तो उसे भी सिली मिस्टेक्स कम होते हैं। मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो सोहम ने भी बोला और अन्ना ने भी बोला बिल्कुल करेक्ट है। जैसे बालक, अगर इमेजिन करो तुम टेनिस या बैडमिंटन के लिए प्रैक्टिस करने जाते हो, तो तुम्हारा कोच तुम्हें कैसी ट्रेनिंग कराता है? सिर्फ दौड़ने का नहीं, वो बताएगा कि तुम्हारा, उसके पास मशीन है समझ लो, वो ट्रैक करेगा कि तुम्हारा लेफ्ट साइड मूवमेंट फास्ट है, राइट साइड स्लो है, या बैक साइड स्लो है, आगे का स्लो। उसके पास एक मैकेनिज्म है कि तुम्हारा राइट हैंड, लेफ्ट हैंड कौन सा ज्यादा एक्टिव है, कम एक्टिव है, वो तुम्हें ट्रैक करके बताएगा। और ये फुटबॉल में भी होता है। दिस हाउ दे वर्क ऑन दैट। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई मशीन नहीं है। जो सोहम ने बताया कि कभी कभी आप ब्रेक थ्रू कर लेते हो, उसके बाद आपको लगता है अब तो हो ही गया, दैट इज वेयर यू आर कमिटिंग द मिस्टेक। तो आपको पहले तो ये समझ जाओ कि ये बहुत कॉमनली हो जाता है, अच्छे बच्चों से ही होता है, तुम्हारे जैसे बच्चों से ही होता है, बिल्कुल होता है। और इसको दूर करने का उपाय जो अन्ना ने बोला, कि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करो टाइम लिमिट में प्रैक्टिस करने के लिए। कि रोज जैसे होमवर्क करने जा रहे हो ना, तो 10 क्वेश्चन को 30 मिनट्स 20 मिनट्स में चैलेंज करो अपने आप। आई एम नॉट सेइंग इंटायर होमवर्क यू डू इन दैट वे, बट एटलीस्ट स्टार्टिंग में आप 10 क्वेश्चन 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट्स, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे स्टार्ट करो। और अगले दिन उस 30 को 29 करो, उसको 28 करो। तो तुमको थोड़ा सा समझेगा, हाईलाइट दिखना चालू हो जाएगा। जो छोटी बॉल है ना, वो फुटबॉल दिखेगी दिखेगी। आपको समझ में आएगा कि आप हर एक क्वेश्चन में एक लेवल के बाद लिखने में गड़बड़ी कर रहे हो, फाइनल आंसर तक आने में जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वहां गड़बड़ी कर रहे हो। तो दैट विल बी रिपेयर्ड। अंडरस्टूड बालक? यस सर। और कोई? सर मैं पूछ लूं? हाँ बोलो बोलो। तो भैया आपके प्रिपरेशन के दौरान आपके डिस्ट्रैक्शंस बहुत रहे होंगे, मतलब सोशल मीडिया हो गया, नहीं, इनको कोई मूवीज, गर्लफ्रेंड नहीं यूट्यूब। थी उसको कैसे हैंडल मेरी किया आपने? जानकारी में। तो डिस्ट्रैक्शन को कैसे हैंडल किया आपने? सर 1 मिनट सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मुझे अब काम है सर, निकल सकता हूँ। अच्छा, तो तू तू जा सकता है, मैं मेरी तरफ से डन है। मैं क्यू एन ए अन्ना अन्ना, तुम अभी नींद में तो नहीं है ना? आई एम नहीं वेरी नहीं, मैं हैप्पी दैट यू आर बिजी। मतलब नींद तो नहीं आ रही ना लेके? मुझे हाँ। नहीं नहीं ओके, सर, मेरा तो नो आदत प्रॉब्लम। है आपके साथ 1 AM का। हाँ वन हाँ। एम मैथ तो क्लास का। हम सो हम आई एम हैप्पी दैट यू हैव सम वर्क, यू कैन गो। थैंक यू हाँ सर। बच्चा, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सर। एंड इट वाज लिटरली वंडरफुल। और फिर से इंटरेक्ट करेंगे। और एक पार्टी तुम्हारे साथ ऑनलाइन करना है, वो अन्ना विल ऑर्गेनाइज इन चेन्नई। ओके, हाँ। वो मेरी तरफ से भी ओके। पेंडिंग है। थैंक यू फॉर हाँ। कमिंग बच्चे, लव यू। थैंक यू सर। बाय। हाँ, ये जो क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे, इनसे पूछ ले फटाफट, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था हाँ, उसे इसमें? कैसे हैंडल किया? सोशल मीडिया हो गया फॉर एग्जाम्पल। अरे, अच्छा, था ही मतलब नहीं डिस्ट्रैक्शन। मुझे लगता है इसका था ही नहीं ये तो। मतलब रात में वो बता रहा है ना उसका लाइफ का इंटरेस्टिंग नहीं पार्ट, नहीं, कि रात को मतलब 1 बजे तक मेरे साथ इंस्टाग्राम क्लास मैंने होता था। थोड़ी दिन के लिए मैंने डिलीट ही कर दिया था। और उसके क्या, व्हाट्सएप तो डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि आपका ग्रुप तो व्हाट्सएप पे ही। व्हाट्सएप पे मेरा कुछ था भी नहीं, मतलब डिस्ट्रैक्शन बस पढ़ाई का ग्रुप ही था व्हाट्सएप में। इंस्टाग्राम था थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, वो डिलीट कर लिया मैंने। और हाँ, बास्केटबॉल थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो गया, बट मतलब क्या, सप्रेस तो करना पड़ेगा। तो तुम मतलब आईआईटी मोटिवेशन वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, तो फिर खुद ही आ जाएगा मोटिवेशन डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए। ओके भाई, थैंक यू। आपने इंस्टा कब डिलीट की थी?
ये इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम अपना अकाउंट डिलीट किया था, इंस्टाग्राम डिलीट नहीं किया था। अच्छा, मतलब एट विच स्टेज? 11th में किया था, 11th के बीच में। मैं भी नहीं चलाता हूँ, मैं भी 11th में किया था। सर मैं गुड, तो इसका 10 मतलब बार डीएक्टिवेट किया, वापस एक्टिवेट कर दिया। वेरी गुड, कल मिलो मैंने तुम। वो भी किया था, हाँ वापस भी एक्टिवेट किया, अब बट अन्ना फिर तुम भजन मैं मीटिंग जा चुके हो, सर, तब मैं इसको उतना यूज नहीं करता था। भजन कीर्तन करना थोड़ा। हम्म सर थोड़ा भजन कीर्तन कर लो भजन उसमें। कीर्तन कर सकते हो जैसे। नहीं नहीं, ये जो कर रहा है ना, कह रहा है डीएक्टिवेट करके रीएक्टिवेट करे, तो संडे हम मिल रहे हैं बच्चे, हेलमेट लगा के आना। मुझे अभी पता चला तुम्हारे बारे में, छिपा हुआ रहस्य। और किसी को कुछ पूछना है? ड्रॉपर बंधु, ये भाई साहब हमारे बड़े जिगरी थे, और जिगरी हैं और जिगरी रहेंगे, अन्ना। एंड हमारी कन्वर्सेशन बहुत होती थी, हम लोग काफी टाइम एक साथ, एक एक जमाने में मुझे इनसे कुछ ज्यादा ही प्यार था, तो मैंने इनको सुबह ड्रॉपर वाले बैच में भी बिठाया के पढ़ाया है। मतलब मैंने इनको बोला था कि हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, बाद में घर वाले पूछने लगे कि भाई साहब वो हफ्ता कब आएगा जब 3 दिन क्लास होगा, क्योंकि आप तो डेली बुला रहे हो। तो मुझे ये बहुत पसंद था, बहुत पसंद था, और आज भी उतना ही पसंद है। मतलब अगर चेहरे पे स्माइल लाना है तो मेरे सामने अन्ना का फोटो डाल दो या कोई वॉइस क्लिप भेज दो, इट विल बी गुड इनफ फॉर मी, ट्रस्ट मी। हाँ, से लास्ट ओके क्वेश्चन मिला। भाई साहब, तूने 15 मिनट पहले 18वें क्वेश्चन में भी यही बोला था कि लास्ट है। ये बच्चा नहीं है, ये मीडिया से मैंने बुलाया था अन्ना, आई वॉन्टेड टू रोस्ट यू। चलो पूछ ले लड़के एक और। इज लाइक, हाउ वर यू कंपेयर टू तन्मय कमत? है, हाउ वुड यू सर लाइक, कंपेयर? वो यस सर। एक्चुअली मैं उसके साथ उतना क्लास में नहीं था, वो एंड के टाइम में एक दो बार ही मैंने देखा उसको क्लास अच्छा, में, है ना तन्मय शिव? कामत, मुझे तन्मय भट्ट सुनाई दिया शायद। सॉरी, तन्मय कामत, ये कुछ कुछ बच्चे ना जिनका टाइमिंग इनके टाइमिंग से मैच नहीं था, वो सुबह आता था, कभी शाम को आता था। मतलब सबके अलग अलग, जैसे तुम्हारा अभी तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारा पिछला 1 साल कंपेयर करो रुद्राक्षी वाले ग्रुप से, तुम थे ही नहीं उस ग्रुप में। यस सर। मेरे यहाँ ऐसा बैच नहीं बनता था ना, जैसे अन्ना वाले ग्रुप में 4-5 बच्चे ही शुरू से थे, बाद में कुछ बच्चे उसमें लास्ट में जब सब एक जैसे लाइक माइंडेड हो गए तो मिक्स हो गए। लाइक सहज शेट्टी, मानस, मानस आई थिंक मानस तुम्हारे साथ काफी शुरू से था। हाँ तो ऐसा था, इसकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल थी। मतलब अ, जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं, मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ये सोचते हो कि आपकी लाइफ में कोई संकट नहीं आएगा 2 साल की प्रिपरेशन में, तो आप गलत जगह हैं, आप गलत कोर्स चूज कर रहे हैं। ये जो संकट आता है, उठा पटक आता है ना, इससे ही आपका रियल कैरेक्टर बनता है। एक सोने से चिपका हुआ तांबा भी सोने की मूल्य के बराबर बिक रहा है। अगर उसे पहचानना है, उसे अलग करना है, तो उसे गर्मी यानी कि आग के हवाले कर दो, तो सोना बच जाएगा, तांबा निकल जाएगा पीला पीला। तो ये जो कम मार्क्स, ज्यादा मार्क्स, पेरेंट्स की डांट, मास्टर का डांट, अनइवन शेड्यूल, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस, तुम्हारे जीवन में अचानक से आनंद महिंद्रा का गायब हो जाना, है ना, ये सब जो 2 साल होता है, ये कुछ बड़ी चीज पाने की तपस्या का यज्ञ है गुरु। ये तुम ये मत समझना कि यज्ञ हमेशा वो जो पिक्चरों में दिखाते हैं वैसे ही दाढ़ी बढ़ा करके आप आग में घी डालोगे तो ही यज्ञ होगा। यही यज्ञ है। इसमें लकड़ियों की जगह आप अपने अनगिनत सेक्रीफाइसेस डालते हो। सर मैं एक और चीज ऐड कर सकता हूँ क्या, मतलब इस बिल्कुल। चीज में? सर कि यहाँ एक्चुअली ये तपस्या की तरह है सर, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर कि टू हैव अ स्टेबल माइंड। क्योंकि ट्रू। मतलब क्लासेस में कभी कभी लोग आगे निकल जाएंगे, टेस्ट में खराब मार्क्स आ जाएंगे, उसके बाद कभी कभी हाई भी आ जाते हैं सर। मतलब यू डोंट हैव टू बी फ्लक्चुएटिंग, एक जगह स्थिर रहो एंड जस्ट फिक्स योर मिस्टेक्स। करेक्ट। देखो, तुम्हारे साथ अगर कुछ प्लस माइनस नहीं हो ना, सब गुडी गुडी हो, तो मैं ऐसे एक दो पॉलिटिशियन को जानता हूँ नेशनल लेवल में, जो बहुत बड़ी फैमिली से आते हैं, बट देख लो, वो कुछ ना बोले तो भी लोग हंस लेते हैं,
तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको ना ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे टफ एंड हर टाइप के माहौल की जरूरत होती है। अगर आप बहुत गुडी गुडी रहोगे तो आपको जीवन में कोई भी एक मोमेंट आपके लिए चैलेंज बन जाएगा, और तब तक हो सकता है कि आप इतने उम्र दराज हो जाओ, उसे कॉन्कर करने का तरीका ना ढूंढ पाओ या इंटरेस्ट ना जगा पाए। तो आई थिंक जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हो, ये मैं इन बच्चों से मैं मिलता हूँ, मैं खुद रिचार्ज होता हूँ, और मुझे मेरी कोशिश होती है कि तुम भी इनको देख करके, इनको सुन करके तुम्हें भी लग रहा होगा ना कि ये मेरे जैसे ही है या मैं इनके जैसा ही हूँ। तो अगर ये वहां है तो अगली बार मैं भी वहां हो सकता हूँ। ये जो फीलिंग है काफी म्यूटेड होती है, बट ये काफी प्रिवेलेंट होती है और काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो जो बात मैं रोज कहता हूँ वही बात इन बच्चों के मुंह से निकलता है जब ना, ये तुम्हारे दिल तक पहुंचता है, और मेरे लिए साहब पका रहा है ना। तो इसलिए मैं उसको डेजर्ट के लिए बचा के रखा था। यही सबसे सुंदर डेजर्ट है आज का, और मैं चाहूंगा कि ये बच्चे अगर इनको टाइम मिले, मतलब मैं कितना किस्मत वाला हूँ कि मैं 2 मिनट पूछा और दोनों बच्चे रेडी हो गए। उसका तो जो देखो टास्क भी है उसका, तो ये मेरी किस्मत है और यही मेरी कमाई है। मुझे बहुत प्राउड होता है इस पर कि ये बच्चे, मतलब अभी इनके जीवन में, वैसे भी इनके जीवन में मेरा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था, बट आज की डेट में तो जीरो है। तो ये बिल्कुल इग्नोर कर सकते थे कि सर वो बिजी हैं, खाना नहीं खाया या इंटरनेट नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, बट आई एम वेरी हैप्पी ऐसा कभी दिन नहीं हुआ है। एंड आने वाले टाइम में अन्ना के बच्चों को भी, छोटे छोटे अन्ना को भी पढ़ाऊंगा मैं, अगर इसने शादी किया तो आई एम वेरी हैप्पी अन्ना, थैंक यू सो मच। और अगेन अभी बीच में हम लोग मिले थे, अन्ना आया था थाने मिलने के लिए पुणे से, हाँ फैमिली के साथ मुलाकात हुई थी, और हम बहुत जल्दी जब चेन्नई आएंगे तो प्लान करेंगे। और बिफोर दैट एक तुम्हारे जो चेन्नई में तुम्हारे साथ कुछ 7 या 8 बच्चे हैं ना मेरे, टोटल हाँ, मिला के सात चेन्नई आठ में बच्चे बहुत सारे हैं हाँ। हाँ, तो इनके साथ एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना है जिसके सीईओ होंगे आप, और फाइनेंस मिनिस्ट्री मेरे हाथ में होगी। तो मैं वहां पर फिजिकली शामिल नहीं होगा बट डिजिटली शामिल होऊंगा, जिसे आपको एग्जीक्यूट करना है। बढ़िया कोई रेस्टोरेंट जैसे बारबेक वगैरह होगा वहां पर ना, हाँ है। तो प्लान करना है, सबको बताना है और पार्टी करना है। ये जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। मैं ऑनलाइन जुड़ूंगा एक बार, मैं वापस जब चेन्नई आऊंगा तो फिर पार्टी करेंगे। ठीक है सर। ओके, तो थैंक यू सो मच अन्ना फॉर कमिंग, एंड सोहम, उसको जल्दी जाना था, उसको भी मैं फिर से बोलता हूँ बहुत बहुत ही थैंक यू बच्चे, क्योंकि इट्स नॉट इजी टू फाइंड टाइम, और वो भी 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे हो गए। तो इतना टाइम इनका 4 साल बाद देखना, जब इनके पैकेजेस आएंगे 4 करोड़ 5 करोड़, तो पता लगा कि हमने आज 50 लाख कमा लिया है दोनों से मिला करके। तो थैंक यू बच्चे, कीप रॉकिंग, कीप डूइंग गुड जॉब, और कुछ ऐसा हमेशा करो जिससे पेरेंट्स को प्राउड हो और उन्हें भरोसा हो कि उनका बच्चा रॉक स्टार है, और ये सच है। ठीक है, मेरी तरफ से थैंक यू, टेक केयर एंड कीप रॉकिंग। यस सर। नंड्री अन्ना नंड्री। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। सर मैं लीव कर दूं या यस मीटिंग? ठीक है सर, थैंक यू सर। तो बाकी लोग, जनता, आज क्लास करने के मूड में तो नहीं हो आप लोग? सर कर सकते हैं सर, हाँ आधा कर घंटा। सकते हैं, चलेगा। थोड़ी देर कर सकते हो। करो करो करो। आधा घंटा हाँ सर। बाय सर। देखो वो कट लिया जूनियर। अरे मैं थोड़ा 11th का exam- हूँ, मैं 11th का हूँ। हाँ वही तो, मैं इस क्लासिफिकेशन नहीं आता हूँ, मुझसे क्वेश्चन भी ना पूछे, ऐसे बाय क्वेश्चन सर। पे आते हो। तो चलो आज आज नहीं करते हैं, अगस्त्या एंड कंपनी, हम थैंक यू लोग सर। कल करेंगे। जैसे कर तब लीजिए तक सर आप, आधा घंटा, हाँ जी, कर लीजिए सर आधा घंटा प्लीज, बट वो अरे मेरे घर में छोटे छोटे सेटिस्फेक्शन। बच्चे हैं बे, रात का टाइम है, कुछ खाने पीने तो बहुत भूख लगी है। मजा आया कि नहीं तुम दोनों बच्चों से मिल करके? यस हाँ सर, सर। बहुत लर्निंग हाँ एक्सपीरियंस था। सर। हाँ सर। देखो अगर मैं स्टूडेंट रहूंगा ना, तो मुझे इन बच्चों को देख करके, सुन करके
लिटरली ये फीलिंग आ जाएगी कि मैं अगले 2 महीने 3 महीने में इतनी मेहनत करूंगा कि मैं 4 महीने 6 महीने जितना भी टाइम लग रहा है, कुछ टाइम बाद मैं इनके जैसा बन जाऊंगा। लिटरली बोल रहा हूँ, ऐसी फीलिंग आएगी। मतलब मेरा एटलीस्ट आने वाला 2-3 महीना तो बहुत ही शानदार जाएगा, जस्ट बाई हियरिंग दिम। यस सर। तो आई होप कि तुम्हें मजा आया होगा। ये हाँ नशा बहुत जरूरी है और ये खुराक हम धीरे धीरे रेगुलरली लेते रहेंगे। और अभी तो मेरे बच्चे सब जो IIT जा रहे हैं उनसे भी मिलेंगे ना हम बारी बारी से। हाँ सर, तो अभी अक्षत आज गुप्ता को इनको दिल्ली फर्स्ट राउंड इलेक्ट्रिकल मिल गया सर। हाँ जी, अक्षत गुप्ता को दिल्ली इलेक्ट्रिकल। हाँ उसको दिल्ली इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। रोहन जाधव को IIT बॉम्बे CS मिल रहा है। और बहुत सारे सब लोग थोड़ा थोड़ा भेज रहे हैं, तो मैं अश्मित को मैकेनिकल दिल्ली। राइट, इसी बार सर बहुत इसका सारे क्या, बच्चों ओम चौधरी हम्म, को क्या, ओम चौधरी का क्या हुआ सर? कौन से ओम चौधरी ओम चौधरी को डाला तो है ना। ओम चौधरी IIT आईटी बॉम्बे। में कौन सा ग्रांट सर? IIT बॉम्बे में आई थिंक उसको मेटलर्जी मिला है। उसको इंस्पिरेशनल सर मतलब वो IIT बॉम्बे ही चाहिए। जैसे अभी इस बच्चे ने पूछा था ना कि अच्छे IIT में कोई भी ब्रांच या नए IIT में बढ़िया ब्रांच। तो अगर आपको बढ़िया ब्रांच का क्रेज है तो बढ़िया ब्रांच कहीं पे भी ले लो। अदरवाइज गो फॉर द पीयर, गुड गुड ग्रुप, गुड कम्युनिटी। और सर एक बार से मेटलर्जी से मतलब सुंदर पिचाई निकला है सर, तो ये नहीं कि नो एनी ब्रांचेस सुपीरियर। हाँ हाँ, कुछ ऐसा नहीं होता। आपका वहां जाकर के इंटरेस्ट जाग सकता है पढ़ाई में, बट वहां जाने के बाद इंटरेस्ट जगेगा ग्रुप, पहले हमें यहाँ जगाना है। अभी करनी है दबा करके मेहनत। और यस तुम लोगों का सिलेबस हो गया है टाइम पर खत्म, तो इस फायदे को मैक्सिमाइज करने का टाइम आ गया है। यस सर। अभी सर आप लोगों को टेस्ट में थोड़ा सर आईटी और बॉम्बे ऑप्टिमाइज करना चाहिए। आईटी बॉम्बे में ब्रांच चेंज होता है, बंद हो नहीं गया एक नहीं, अभी ब्रांच चेंज बंद हो गया। सब्जेक्ट के बंद हो गया। ये नहीं, सैटरडे जरूरत को नहीं पड़ेगी। टेस्ट है ना? हाँ इसका टेस्ट है टेस्ट शायद। देना है ना ये सैटरडे? हाँ सैटरडे प्री टेस्ट। ओके। चलो कल मिलते हैं, कल क्लास करते हैं। बाय बाय। यस सर। और हम ऐसे रेगुलरली बच्चों से मिलते रहेंगे। ये मेरे बड़े फेवरेट बच्चे थे, बहुत ज्यादा फेवरेट हैं, बहुत बहुत ज्यादा, जान बसते हैं इनमें। तो वैसे मेरे सारे बच्चे मेरे बहुत फेवरेट हैं। इन लोगों से थोड़ा ज्यादा रहा क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है हमने। तो और अच्छी बात थी कि वो एक ही बार बोला और आ गए। तो हर बार आप लोगों को कुछ नए नए रॉक स्टार से मिलवाऊंगा मैं। तो नई नई चीजें सीखने का मिलेगा, नए नए जगह से होंगे वो। लगभग हर IIT में हर ब्रांच में कुछ ना कुछ बच्चे मिल जाएंगे, तो मजा आएगा। हाँ, सैटरडे टेस्ट लिखेंगे और उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलो हाँ बाय। सर, बाय सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू।